हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम अगेन दोबारा डिस्कस करने वाले हैं पीआईबी के बारे में। तो लास्ट में आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया था जिसमें मैंने आप लोगों को जो पीआईबी है उसके जनवरी की कंपाइलेशन को कंप्लीट कराया था। एंड आप लोगों का रिस्पांस देख के सीरियसली बोलूँ इतना अच्छा लगा, इतने अच्छे आप लोगों के कमेंट्स मेरे को देखने को मिले। एंड बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि भैया इस वीडियोस को जल्दी से जल्दी लेके आओ, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करो। तो डेफिनेटली उसी वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। एंड जिन भी बच्चों को डाउट था उन सब के मतलब रिजॉल्व के लिए मैं बता देता हूँ कि अभी देखो कुछ और भी हमारी कमिटमेंट्स होती है तो उनको लेके हम थोड़े से बिजी थे, बट अगेन अब वो सारी कमिटमेंट्स हमने पूरी कर दी हैं। तो अब हमारा मेन फोकस है कि आप लोगों का जल्दी से जल्दी करंट अफेयर के सेक्शंस को पूरा कराया जाए। तो उसमें जो पीआईबी की जिम्मेदारी जो मैंने उठाई है, तो आई विल मेक श्योर कि आपका ये जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। एंड अगेन अगर कोई नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है एंड उसको नहीं पता कि हम इस वीडियो में क्या करते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भैया यूपीएससी हर साल जो एग्ज़ाम कराता है और उसमें जो भी करंट अफेयर पूछता है वहाँ पर अगर आप एक वन सोर्स जो आपको कंप्लीट करके एटलीस्ट जाना ही चाहिए, तो दैट इज़ योर पीआईबी। ठीक है, आपको एटलीस्ट क्या करना चाहिए कि पीआईबी तो कंप्लीट आप करके जाओ ही जाओ। तो वही पीआईबी मैं आपका कंप्लीट कराने आया हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कराया था। और वहाँ आपको दिखाया था मैंने किसका, CDS 1 2026, और कितने क्वेश्चन आए थे वहां से। मतलब ऐसा भी नहीं था कि स्टेटमेंट ऊपर नीचे हो रही थी। सिर्फ अगर आपने ये जो हाईलाइटेड करा हुआ मटेरियल है ना जो हमने यहाँ पर दे रखा है, सिर्फ ये भी अगर आप पढ़ के गए होते तो आपका वहां पर वो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था उसकी अलग अलग जो स्टेटमेंट्स थी वो सब सॉल्व हो जाती। तो बस यही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जब आप पीआईबी करो तो कई सारे बच्चों को ना कुछ दिक्कतें आती हैं, तो वही सारी दिक्कतें हम आज इस वीडियो में रिजॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में भी समझाया था, इस वीडियो में दोबारा बता देता हूँ कि पढ़ना एक अलग चीज होती है और उसको समझना एक अलग चीज हो गई है ना। जब आप एज ए स्टूडेंट पढ़ते हो तो आप क्या करोगे, आपने सिर्फ पीआईबी का ये इतना सा आर्टिकल जितना लिखा है वो पढ़ लिया। बट एज अ टीचर, एज अ मेंटर और एज योर बड़ा भाई मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको बताऊं कि ये जो पीछे में बेटा बैकग्राउंड में चीजें होती है ना, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं जितनी कि ये वाली पर्टिकुलर फाइल। तो ये वाली फाइल तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, साथ साथ जो बैकग्राउंड की चीजें हैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की न्यूज़, ठीक है। तो जो भी हमारे को समझने का था वो समझ लिया, क्या इंपॉर्टेंस है वो हमने समझ ली। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है दैट इज योर वर्ल्ड वेटलैंड डे। अब देखो पूरा अगर आपको इसमें एक एक लाइन से गो थ्रू कराऊं तो इस जो वीडियो है उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। मेरा बेसिकली पर्पस ये नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी है ना, और आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं यही चाहूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप पीडीएफ के थ्रू गो थ्रू करें। मेरे को बस ये है कि थोड़ा थोड़ा आपको ऊपर से बता दूं कि भैया यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको इसमें से ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि वेटलैंड के बारे में यहाँ पर बात करी गई है, और किसने बात करी है, श्री भूपेंद्र यादव जी ने बात करी है, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड वेटलैंड डे 2026 को जब सेलिब्रेट किया वो कहाँ पे किया, अशोला भाटी विलेज सेंचुरी, ठीक है, और ऑन द थीम ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। तो आपको एक तो थीम का यहाँ पे पता लग गया, और दूसरा इन्होंने बताया है कि 2014 में 26 साइट्स हुआ करती थी, अभी एट प्रेजेंट हमारी 98 साइट है, जिसमें कि एक और एडिशन हो गया है ना। इन टोटल ये 99 के लगभग पहुंचने वाली है। सो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया कब जाता है, तो ये 2 फरवरी के लगभग मनाया जाता है, और इसका जो मेन पर्पज होता है डेट इज टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द वेटलैंड। ओके, इस बार का कहाँ सेलिब्रेट हुआ वो हम यहाँ पर देख चुके हैं, और थीम क्या है वो आप देख लो, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड है ना। तो ये आपकी थीम है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर वैल्यूइंग ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने ये सारी बातें करी हैं। बाकी अगर इसकी कुछ हाइलाइट्स आपको देखनी है तो आप देख सकते हो। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, देखो ये इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है ना वो याद रखना। जैसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इन्होंने क्या बोला है कि दैट वेटलैंड कंजर्वेशन मस्ट बिकम अ पीपल्स मूवमेंट विद एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम लोकल कम्युनिटी। तो यहाँ पर क्या माना गया है, लोकल पार्टिसिपेशन की यहाँ पर बात करी गई है, क्योंकि जब तक लोग इसमें नहीं जुड़ेंगे तब तक वेटलैंड को प्रिजर्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड इस बार हमने एक और चीज के बारे में बात करी है जिन्होंने फैक्ट भी हाईलाइट किया है, दैट द नंबर जो है वो बढ़ा है 26 से लेके 98 अभी के हिसाब से। इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया वाई वेटलैंड्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे एक्ट एज अ नेचुरल बफर है ना। जो आपका ओशन होता है,
ठीक है, एंड जो आपका लैंड होता है उनके बीच में किस तरीके का काम करता है, एक बफर की तरह, एक बफर जोन की तरह काम करता है। तो ज़्यादा सलाइन वाटर आपका लैंड इकोसिस्टम में ना आ जाए या फिर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में ना आ जाए, तो उसके बीच में एक बाउंड्री का काम करेगा कौन, आपका वेटलैंड। क्लियर। दूसरा प्यूरिफाई करने के काम आता है पॉल्यूटेंट्स को, साथ साथ ये बहुत ज़्यादा कार्बन सिंक के काम भी आते हैं। कार्बन सिंक मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो आके स्टोर हो जाता है एंड ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होता है, तो कार्बन सिंक की तरह भी आप देख सकते हो। और जब आप यहाँ पे बात करोगे तो वेटलैंड की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि भैया हमारे कुछ क्लाइमेट टारगेट हैं, ठीक है, हम उन जो क्लाइमेट टारगेट हैं उनको किस तरीके से अचीव करेंगे, तो उनकी भी यहाँ पर बात करी गई है। फिर वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कुछ कन्वेंशन बनाए हैं, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपका रामसर, और इसको अडॉप्ट किया गया था 1971 में। रामसर जो है वो कहाँ की एक साइट है, रामसर जो है वो ईरान की एक साइट है, ठीक है, वहाँ पर इसके बारे में कन्वेंशन हुआ था। तो बेसिकली द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड हेल्ड इन रामसर, तो दैट्स वाई हम इसको रामसर कन्वेंशन भी बोलते हैं। तो अडॉप्ट तो 1971 में किया गया था, लेकिन लागू ये हुआ लगभग 75 में। इंडिया जो है वो इसकी पार्टी बना है 82 के लगभग में। और आप देखोगे कि अभी के हिसाब से बिल्कुल रिसेंट बता रहा हूँ, तो 99 मैंने बताया है ना, आप 100 मान के चल सकते हैं कि 100 के लगभग रामसर साइट यहाँ पर हो गई हैं। और जो 100th हमारी जो साइट है दैट इज जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी या सुरहा ताल, इसको डेजिग्नेट किया गया है ऑन 5 जून 2026। तो मैंने आपको बिल्कुल करंट का भी यहाँ पर बता दिया। बाकी ये जो सिग्निफिकेंस है कि भैया SDG 6 के लिए है, SDG 13 के लिए है, SDG 15 के लिए है, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। मेनली अगर यूपीएससी फोकस की बात करूँ तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, रामसन कन्वेंशन कब होता है, इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया, और साथ साथ इस बार की थीम क्या है, तो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर वैल्यूइंग ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज वाला पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ओके, और कहाँ पर हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली में हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट जो है दैट इज अबाउट पीएम सेतु, और यहाँ पर बेसिकली आपको याद रखना है कि इट इज अबाउट स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या करी जा रही है, जो आपकी ITIs होती हैं, ठीक है, उनको अपग्रेड करने की बात करी जा रही है। ITIs का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स यहाँ पे लेते हैं ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए। ओके, तो एम्प्लॉयबिलिटी पे यहाँ पे काम किया जाता है। अब फोकस किस चीज़ पे करा जा रहा है, तो जितने भी हमारी ITIs हैं जो कन्वेंशनल लाइन पे अभी तक चल रही हैं उनको थोड़ा सा अपग्रेड करना है, हमें उनको थोड़ा सा और स्किल्ड करना है, ताकि क्या हो सके कि जो आपकी एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पर उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया जा सके। एंड क्योंकि इन सब जगहों पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ वोकेशनल एजुकेशन इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा हमें और अपग्रेड करना है। अभी इस स्कीम का जो फोकस है दैट इज अराउंड 1000 गवर्नमेंट ITIs के ऊपर है, और यहाँ पर बेसिकली हब एंड स्पोक मॉडल पे हम काम करेंगे। तो हब क्या हो गया, जैसे मान के चल लेते हैं एग्जांपल के तौर पे एक बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज लाइक IIT, ठीक है, इट विल एक्ट एज अ हब। आपने टायर देखा है, टायर, तो टायर का जो बीच का हिस्सा होता है ना वो होता है हब, और फिर यहाँ से ऐसे स्पोक्स निकले होते हैं ऐसे करके, जो पुराने साइकिल के टायर देखे होंगे ना, तो ये जो स्पोक्स हैं हर एक स्पोक पे आपका क्या होगा, एक कॉलेज होगा, ठीक है, या एक ITI होगा, ITI, ठीक है। तो मेन जो है, मेन एक आपका जो यूनिवर्सिटी होगी वो हब हो गई, और जो बाकी कॉलेज हो गए जहाँ पे अपग्रेडेशन करना है वो आपका स्पोक हो गया, ठीक है। तो लगभग 200 के लगभग हमारे हब होंगे और 800 के लगभग हमारे स्पोक होंगे। अब इस अपग्रेडेशन में बेसिकली करना यही है कि मॉडर्न वर्कशॉप बनानी है, स्मार्ट क्लासरूम बनाने हैं, एडवांस ट्रेनिंग हमने को देनी है, और डिजिटल लर्निंग हमको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इस पूरे का देखो ऑब्जेक्टिव यही है कि जैसे जैसे आप बात करोगे किसकी, इंडस्ट्री 4.0, ठीक है, तो इंडस्ट्री 4.0 अब ये जो नया चलन चला है, यहाँ पर आप देखोगे कि AI के बारे में बात हो रही है, ठीक है, हर चीज AI में। AI भैया आपका किसमें, इंडस्ट्री में आ गया, दूसरा AI आपका एजुकेशन में आ गया, AI आपका इकोनॉमी में आ गया, और हर जगह पे आप देखोगे फार्मिंग, एग्रीकल्चर, हर जगह पे AI आ रहा है।
तो अब बच्चों को ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से देनी है कि भैया उनके जो कोर्सेज होंगे वो एआई बेस्ड होने चाहिए। लाइक एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी। ये जितनी भी अपकमिंग न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उन सब में आपको फोकस कराना है। मतलब आईटीआई अब इन सब की ट्रेनिंग देंगी। पहले क्या होता था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा देते थे, तो वो नहीं यहाँ पे करना। बाकी आप देख सकते हैं जो भी होगा सिग्निफिकेंस वगैरह आप पढ़ लेना। मैं सिग्निफिकेंस वगैरह पे इसलिए फोकस नहीं कर रहा क्योंकि देखो एक तो सिंपल है, वह कहाँ कहाँ काम आना है। हाँ, ये जो सिग्निफिकेंस है ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ कि भैया ये आएगा आपके डायरेक्टली पेपर 2 में काम। अगर बेसिकली पूछा जाए कि भैया किस तरीके से, मान के चलो एआई इन एजुकेशन आप बोल सकते हैं, तो आप ये पीएम सेतु वाले का ना एज एन एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हो। तो इसलिए आपको ये सारे खुद से थोड़े थोड़े देखने पड़ेंगे। तो रिलेटेड इंस्टीट्यूट कौन कौन से है, देखो एक तो आईटीआई हो गया है ना, जो वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा हो गया नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इनका काम क्या है, ट्रेन वोकेशनल इंस्ट्रक्टर एंड डेवलप ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स। फिर आता है डीजीटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ये एक एपेक्स बॉडी होती है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर। ओके, अगला है यहाँ पे बात करी गई है कि अभी रिसेंटली यूनियन बजट जो हमारा 2026-27 था उसमें 4 आपके रेयर अर्थ आपके क्या निकाले गए हैं, कॉरिडोर्स निकाले गए हैं। ठीक है, तो रेयर अर्थ मेटल के डेडिकेटेड कॉरिडोर्स निकाले गए हैं जो कि कहाँ है, उड़ीसा, केरला, आंध्रा एंड तमिलनाडु। एंड यहाँ पर बेसिकली क्या करा जाएगा कि इकोसिस्टम बनाया जाएगा किस किस चीज़ों के लिए, माइनिंग के लिए, रिसर्च के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इन चीज़ों की रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की आपको यहाँ पे माइनिंग और रिसर्च देखने को मिलेगा। अब ये 4 जगह पे जो बनाए गए हैं ये कॉरिडोर करेंगे क्या, तो ये बेसिकली माइनिंग करेंगे। ठीक है, मतलब बेसिक जो चीज़ें मैं आपको बता दिया। अब इसके लिए ना गवर्नमेंट ने बजट भी अलोकेट किया है, तो लगभग 7,230 करोड़ का यहाँ पे बजट निकाला गया है। और पूरा का पूरा यहाँ पे जो स्कीम है इसका काम क्या है, इट एम्स टू इस्टेब्लिश 6,000 मेट्रिक टन पर एनम ऑफ इंटीग्रेटेड REPM। तो लगभग 6,000 टन हर साल हमें यहाँ पर से निकालना है, माइन करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एज पर द जियोलॉजिकल सर्वे लगभग इंडिया के पास कितनी पोजीशन है, तो 482.6 मिलियन टन का पोजीशन है ऑफ रेयर अर्थ और रिसोर्सेज का। एंड रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं या रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होते हैं, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा इस तरीके ना पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ये होते हैं एस ब्लॉक, ये होते हैं पी ब्लॉक, ये होते हैं डी ब्लॉक एंड ये होते हैं एफ ब्लॉक। तो जो आपके लेंथेनियम्स हैं, ठीक है, यहाँ वाले ऐसे वाले, तो लेंथेनाइड्स हैं 15 और स्कैंडिनियम एंड येत्रियम, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, रेयर अर्थ मेटल होते हैं। और इनका काम क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, तो मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन सब इंडस्ट्रीज में इनका बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है। और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं या कहाँ कहाँ आप इनको अप्लाई कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइन, एरोस्पेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ठीक है, जिसका काम क्या है, क्रिटिकल जितने भी मिनरल्स हैं उनके बारे में। तो थोड़ा सा आप अपने एंड से यहाँ पर सर्च मार सकते हैं कि व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स। नेक्स्ट ऐसा एक इनिशिएटिव है अबाउट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। फिर है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो ये आप देख सकते हैं। ओके, ऐसा मत समझना कि थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, मैं बस ये बता रहा हूँ कि इसमें से पढ़ना क्या क्या है। पढ़ तो देखो आप भी सकते हो, है ना। बाकी अगर कुछ ऐसा लगता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको अगले वीडियो में आके एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो को थोड़ा सा डिटेल बनाया था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार अननेसेसरी लॉन्ग तो नहीं हो रही है बच्चों के लिए कहीं, तो उसी चीज़ पे ध्यान रखते हुए मैं थोड़ा सा इस बार हम इसको इस तरीके से ले रहे हैं कि मैं बस आपको वो बताऊं कि इम्पोर्टेंट क्या है, पढ़ने के लिए क्या है। तो मेरा फोकस ये है कि इसमें से पढ़ना क्या है। बाकी ये तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसका बता देता हूँ कहाँ मिलेगी, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, एज डिफेंस और एज CDS। यहाँ पर दोनों जगहों पे आपको हमारी ये जो पीडीएफ है वो अच्छे से अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक शायद हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये जो पीडीएफ है वो डल भी चुकी होगी, और नहीं भी डली है तो बता देना, डलवा देंगे हम। ओके, तो नेक्स्ट है खंजर स्कीम। ठीक है, अब ये जो खंजर स्कीम है ये हुई है, इसका 13वां एडिशन हुआ है, और कहाँ पर हुआ है, हमारा असम के अंदर।
ओके, ये क्या है, एक एनुअल बायलिटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है किस किस के बीच, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। इंडिया और किर्गिस्तान में हर साल ये लगभग लगभग ये जो है आपकी ये एक्सरसाइज हो ही रही है। तो इस बार ये कहाँ पे हेल्ड हुई है, इस बार ये असम में हुई है। और इसमें कौन कौन आया है, तो इंडिया आर्मी की तरफ से 20 लोग आए हैं जो कि पैरासूट रेजिमेंट के हैं, ठीक है, स्पेशल फोर्सेस के हैं। और बाकी आप बात करोगे किर्गिस्तान, तो वहां से कौन आई है, स्कॉर्पियन ब्रिगेड आई है जो कि वहां की एक स्पेशल फोर्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये लगभग लगभग अल्टरनेटिवली होस्ट होता है, जैसे लास्ट ईयर किर्गिस्तान हुआ था तो इस साल ये इंडिया में हुआ था। और इसका मेन फोकस क्या रहता है, काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी, स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज बढ़ाना किस चीज़ में, अर्बन वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर, स्नाइपिंग ऑपरेशंस, कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग इंटरवेंशंस एंड माउंटेन क्राफ्ट एंड सर्वाइवल टेक्निक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है कि देखो जब आप इनको पढ़ रहे हो तो इसके साथ साथ ना आप क्या करो, जितनी भी हमारी बायलेटरल एक्सरसाइजेज हैं उनके बारे में ना एक डिटेल नोट बना लो। और मैंने यहाँ पर इनको अच्छे से कंपाइल करके लाया हूँ कि भाई अगर आर्मी की है तो आर्मी की, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हम करते हैं तो ऑस्ट्रो हिंद ये आर्मी की है, ऑज इंडेक्स ये नेवी की है। फिर आता है बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश और इंडियन आर्मी की है संप्रीति। नेवी की अगर मैं बात करूँ तो बोंगो सागर। और अगेन नेवी की एक और है, वो क्या है, इन बन कॉर्पेट। क्लियर। नेक्स्ट चाइना की बात करूँ तो इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में होती है हैंड इन हैंड। देन आ जाता है आपका इजिप्ट। ओके, इजिप्ट आर्मी के साथ होती है हमारी साइक्लोन। देन फ्रेंच आर्मी के साथ होती है शक्ति, फ्रेंच नेवी के साथ होती है हमारी वरुणा एंड फ्रेंच एयरफोर्स के साथ होती है हमारी गरुड़ा। फिर देखते हैं हम इंडोनेशिया के बारे में। तो इंडोनेशिया, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने साइड बाय साइड लिखा है ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अगेन कोई भी पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन होगा, मैं यहाँ बैठा हूँ क्लियर करने के लिए। बस मेरा आज का काम यही है कि आपको कंफ्यूजन ना आने दो। तो फ्रांस के साथ गरुड़ा है, ये एयरफोर्स की है। एंड देन इंडोनेशिया की आर्मी वाली जो है दैट इज गरुड़ शक्ति। फिर आता है इंडोनेशिया के साथ जो नेवी की है दैट इज अगेन समुद्र शक्ति। तो ये आपको ध्यान रखना है। जापान के साथ हमारी एक होती है धर्मा गार्जियन, ये अगेन आर्मी की है। अगला आता है जिमेक्स, ये नेवी की है। वीर गार्जियन ये हमारी एयरफोर्स की है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे कजाकिस्तान की, तो जो कजाकिस्तान आर्मी के साथ होती है हमारी दैट इज काजिंद। किर्गिस्तान के साथ तो मैंने बता ही दिया खंजर। मलेशिया के साथ होती है हरिमाऊ शक्ति, अगेन आर्मी की है। उदारा शक्ति ये एयरफोर्स की है। तो ऐसे ही करके आप देख सकते हैं इसमें से बाकी तो आपको पता, जैसे नेपाल की मैं टिक लगा देता हूँ, तो नेपाल की ये जो सूर्य किरण है ये पढ़ लेना। और यहाँ पे सेचिल्स की लैमेत्या ये पढ़ लेना, ये आई है। सिंगापुर की बोल्ट कुरुक्षेत्र ये आई है, ठीक है। यूके की अजय वॉरियर, इसके बारे में पूछा गया है। फिर आता है वज्र प्रहार, ये पूछा गया है। क्लियर। और ये टाइगर ट्रम्प ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये कुछ आप हैं जो पढ़ लेना। फिर कुछ मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज है जिसे मिलान, ठीक है। मिलान का आपको ध्यान रखना है कि मिलान इस बार इंडिया में ही हुई है, तो ये भी आप याद रखना। जैसे मालाबार है, ये भी एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, उसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो। जैसे मालाबार क्वाड नेशंस की है, तो इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। फिर मिलान है आपका, मिलान में कौन कौन आता है, तारंग शक्ति में कौन कौन आता है, रिम्पैक कहाँ हुई थी और कौन कौन आता है, पिच ब्लैक कहाँ हुई थी और कौन कौन आता है, लापरोस कहाँ हुई थी और कौन कौन आता है। क्लियर। तो ये आप आराम से पढ़ सकते हैं यहाँ से। खान क्वेस्ट नेक्स्ट आता है। देखो इस वाली न्यूज में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, इस वाली न्यूज में बस आपको एक तो पारादीप पोर्ट के बारे में पढ़ना है और स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड के बारे में पढ़ना है। तो हमारा जो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी है उसने सबसे पहली बार ये वाला अवार्ड जीता है 2025 में। अब ये जो अवार्ड है ये दिया किसके द्वारा जाता है, तो इट वाज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग, ठीक है, एंड वाटरवेज फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन क्लीनलीनेस, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल स्टूवर्डनेस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये आपको सबसे पहले याद रखना है। इसको दिया किसने, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल ने दिया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब होता क्या है कि इसमें जो मेजर इनिशिएटिव है तो 3 पिलर पे इसको फोकस किया जाता है। सबसे पहला जन भागीदारी, मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो पूरे पोर्ट को साफ रखने में लोगों का कितना रोजगार है। फिर आता है एक पेड़ माँ के नाम, इसमें क्या किया गया है, एक प्लांटेशन ड्राइव चलाई गई थी जिसमें जो ग्रीन कवर है उसको बढ़ाने की कोशिश करी गई है पोर्ट के आसपास। फिर आता है सफाई मित्र सुरक्षा, कि भैया ये इंश्योर करना है कि अगर सफाई हो गई है
तो वो किस तरीके से मेंटेन रहे फॉर द लॉन्गर टर्म, उसको भी यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर? तो इन कुछ चीज़ों की बात हुई थी यहाँ पे। तो आई होप आपको स्वच्छता अवार्ड के बारे में समझ आ गया होगा। अगला आता है पारादीप। जो पारादीप आपका पोर्ट है वो उड़ीसा में पड़ता है। वन ऑफ दी जो 13 हमारे मेजर पोर्ट है ना, उनमें से ये एक है। अगेन फंक्शन ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के अंदर करता है और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसलिए है क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल के पास पड़ता है। ठीक है, और बाकी तो मैंने इसके बारे में आपको बता ही दिया। नेक्स्ट आता है आपका न्यूज़, दैट इज भारत टैक्सी सर्विसेज। ठीक है, ये इंडिया की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस, तो ये बनाया भी यानी कि ये किसके अंडर में हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंडर। और इनका जो विजन था दैट इज सहकार से समृद्धि, मतलब प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉर्पोरेशन, तो ये बताया गया है यहाँ पे। अब ये जो कॉपरेटिव मॉडल बनाया गया है वहां पर क्या होगा, तो अब यहाँ पर होगा कि जो आपके ड्राइवर है ना, वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, दे आर ऑल्सो अ स्टेक होल्डर एंड ओनर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टैक्सी। ठीक है, इस पूरे इनिशिएटिव का जो बेसिस है ना, ये बना है सारथी हाय मालिक जो है उस विजन के अंदर। अब इसमें किया क्या जा रहा है, यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है ये प्रमोट कर रहा है सिटीजन सेंट्रिक, अफोर्डेबल एंड ट्रांसपेरेंट अर्बन मोबिलिटी, जिसमें कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा ड्राइवर्स ने इसको ज्वाइन कर लिया है और 10,000 से ज़्यादा राइड्स ऑलरेडी हो भी रही हैं। अब इसमें ना जो व्यक्ति होगा उसको एक सारथी पार्टनर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेज और फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। ठीक है, इसी इनिशिएटिव के अंदर आता है आपका सारथी दीदी, जिसमें कि एक स्पेशल फीचर है भारत टैक्सी का। इसमें जो विमेन्स होंगी, मतलब एक सर्टेन कुछ टैक्सीज होंगी जो सिर्फ कौन चलाएंगी, विमेन्स चलाएंगी एज अ प्रोफेशनल ड्राइवर, तो उसको कह दिया गया आपका सारथी दीदी इनिशिएटिव। तो अगर ये दोनों आते हैं तो इन दोनों के बारे में आपको लिख लेना है या इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा आप जो जानना है दैट इज अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। ये बहुत नई मिनिस्ट्री है, इसको 2021 में ही अभी जोड़ा गया था, मतलब इस पर ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। क्लियर? तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे बात करेंगे हम ऑयल सीड कल्टीवेशन की। इसकी बात करूँ तो ये जो प्रोडक्शन है वो लगभग कितना बढ़ गया है, कितने तक आ गया है, तो 429.89 लाख टन। अब ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो हमारा शुरू से जो टारगेट है दैट इज ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ठीक है बच्चों, आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं। अब आत्मनिर्भर भारत में ऑयल सीड का क्या है, क्योंकि आज भी आप देखो जैसे पाम ऑयल हो गया, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सारे जो ऑयल है ना, ये ज्यादातर हम कहाँ से मंगा रहे हैं, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें क्या कर रही है, इंपोर्ट कॉस्ट देखने को मिल रही है। अब अगर हम इन्हीं सब चीज़ों को, ये सारे के सारे ऑयल सीड हम अगर इंडिया में ही कल्टीवेट करने लग जाएं तो उससे होगा क्या, उससे फ़ायदा ये हो जाएगा हमारा कि भैया हमारा जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब उसी के बारे में यहाँ पर डेटा इशू किया गया है कि भैया लास्ट कुछ सालों में क्योंकि हमने आत्मनिर्भर पे फोकस किया है तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया है लगभग इतने लाख टन तक। अब जो एरिया है ऑयल सीड कल्टीवेशन में वो भी आप देखोगे कि थोड़ा सा बढ़ा है। 2023-24 में 301 लाख हेक्टेयर था, अब ये थोड़ा सा बढ़ के 304 हेक्टेयर मतलब लाख हेक्टेयर हो गया। जबकि आप प्रोडक्शन देखोगे तो प्रोडक्शन 396 थी और ये बढ़ के 429 हो गई है। और इस पूरे उसमें जो प्रोक्योरमेंट है, मतलब जितना भी ऑयल सीड बनेगा अब उसको एक्वायर कौन करेगा, तो 2 स्कीम्स है हमारी, एक तो पीएम आशा स्कीम्स एंड सेकेंड आपकी जो एमएसपी की स्कीम्स है वो है ही। ठीक है, तो इन दोनों स्कीम्स के थ्रू यहाँ पर जितना भी आपका एक्स्ट्रा ऑयल सीड बनाया जा रहा है या उसका प्रोडक्शन हो रहा है उसको एक्वायर किया जाएगा। अब यहीं देखोगे आप ऑयल सीड से रिलेटेड एक और स्कीम भी है दैट इज नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, जो कि बेस्ड होगा ऑयल सीड्स पे। इसका भी काम यही है कि भैया जो एडिबल ऑयल है हमारा खाने का है ना, वो सारा का सारा आपका कहाँ पर प्रोड्यूस हो जाए, वो इंडिया के अंदर हो जाए। अगेन हर जगह हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में सोच रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इसमें क्या क्या साथ दिया है, तो सबसे पहला तो एमएसपी है ना, जिसमें कि वो एक फेयर रेम्युनरेशन देता ही देता है। दूसरा पीएम आशा। अब ये पीएम आशा क्या है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसमें बेसिकली प्रोक्योरमेंट किया जाएगा और जो भी प्राइस डेफिशिएंसी होगी जिससे कि जो फार्मर्स को नुकसान हो रहा है उसको कवर अप किया जाएगा मार्केट फ्लक्चुएशन से। अब इंडिया के अंदर कौन कौन से ऑयल सीड
अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला ग्राउंड नट, उसके प्रोड्यूसिंग स्टेज देख लो मेजर, कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, साफ लिखा है यहाँ पे, याद करना है आपको। जैसे ग्राउंड नट गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब एक एक मैं आपको बताऊँ उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट आता है सोयाबीन, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। मस्टर्ड अगेन आप देख सकते हैं, सेम सनफ्लावर का। हाँ, इसमें अगर आप एक एडिशनल चीज कर सको तो ये कर लेना कि भैया इन सबको ना ग्लोबली इनका सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रोडक्शन होता है। जैसे सनफ्लावर का सबसे ज्यादा कहाँ होता है, हम सनफ्लावर ऑयल सबसे ज्यादा मंगाते कहाँ से। आप खुद इसको एक बार पढ़ के देखना, आपको एक बहुत बढ़िया यहाँ पे फैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज अबाउट द पंखुड़ी पोर्टल। अभी पंखुड़ी पोर्टल है क्या? इट इज अ सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा बनाया गया है। इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव का एक जो मेन मुद्दा है या एक मैं आपको बताऊं कि एक कोर है, दैट इज कि हमको एक स्ट्रक्चर्ड और ट्रांसपेरेंट पार्टिसिपेशन करवाना है। किसका? जो इंडिविजुअल्स आपका विमेंस के लिए क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, या एनजीओस का, और जितने भी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, तो जो भी विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव उठा रहा है या उनमें टेक पार्ट कर रहा है, तो उन सब के लिए एक सिंगल विंडो हम एक क्या बनाएंगे? डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंगे। ओके, इट वुड बी अ वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, ये सब यहाँ से बेसिकली एक सिंगल ट्रांसपेरेंट विंडो के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोई अगर उनके पास स्कीम है, कोई अगर उनके पास अगर प्रोग्राम है जिसका वो प्रपोजल देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, और वो देख सकते हैं कि भैया क्या क्या कंट्रीब्यूशन उनका रहा है या किस तरीके से उसकी मॉनिटरी है। अब यहाँ पर क्या है कि जितना भी कंट्रीब्यूशन ये एक्सेप्ट करते हैं, इट इज ओनली नॉन कैश कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दे एक्सेप्ट ओनली नॉन कैश कंट्रीब्यूशन। तो ग्रास रूट लेवल पे बेसिकली वर्क करना चाहते हैं, चाहे स्टेट हो चाहे यूनियन टेरिटरी। प्रायोरिटी एरिया समझ लेते हैं कौन कौन से थीम्स को ये फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहली थीम दैट दे आर फोकसिंग इन न्यूट्रिशन, नेक्स्ट इज हेल्थ, अर्ली चाइल्डहुड केयर, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, तो ये कुछ 4-5 सेक्टर है जहां पर ये आराम से फोकस करके काम कर रहे हैं। सिमिलरली ऐसे ही कुछ पंखुड़ी जैसे और भी इनिशिएटिव है, लाइक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। ठीक है, दूसरा है, अच्छा देखो ये पोषण 2.0 से आप समझ गए होंगे कि ये न्यूट्रिशन के लिए है। सॉरी, एंड आंगनवाड़ी देख के आपको समझ आ गया होगा कि इट वाज फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मिशन वात्सल्य, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए है एंड वेलफेयर के लिए है। फिर आता है मिशन शक्ति, ये विमेन सेफ्टी के लिए है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अगला जो मिशन है, मतलब एक अगली जो न्यूज़ है, दैट इज अबाउट इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, तो यूएन बजट जो हमारा है, यूनियन बजट, उसमें इसको लॉन्च किया गया है। एंड हम चाहते हैं कि इंडिया में एक सेल्फ रिलायंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम हम बना के तैयार करें, जिसके लिए सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए डाले भी हैं। ओके, और यहाँ पर अभी तक हम बात करें अगर 2025 तक, तो लगभग 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जिनकी जो वर्थ है वो 1.6 लाख करोड़ है, और जो कि अप्रूव हो चुके हैं कहाँ पे? लगभग 6 स्टेट्स में। अब आप देखोगे कि इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट है, उसकी पॉसिबिलिटी इतनी है कि भैया वो लगभग 100 to 110 यूएस डॉलर, ठीक है, यूएस बिलियन डॉलर जा सकता है बाय 2030। क्योंकि भैया देखो ये जो सेमीकंडक्टर चिप है ये हर जगह काम आनी है, चाहे आप इलेक्ट्रिक सेक्टर की बात करो, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, हर जगह इसको काम आना ही आना है। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमको डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना है, किसका? सेमीकंडक्टर चिप का, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स का, और जो भी हमारा रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी को हमको यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, तो जो भी हमारा चिप है, चाहे उसमें फोकस करना हो हमको चिप डिजाइनिंग में या हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, तो इन सब चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसके थोड़े से कंपोनेंट समझ लो। सबसे पहला कंपोनेंट है सेमीकंडक्टर ऑफ फैब्रिकेशन। ठीक है, दूसरा है एटीएमपी और ओसेट फैसिलिटी। एटीएमपी क्या होता है? असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग। दूसरा होता है ओसेट, आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग यूनिट। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, देन सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम, एंड लास्ट आपका आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
क्लियर। अगेन इन सब का भी जो मेन फोकस है वो यही है कि भैया हम क्या फोकस कर सके, वी कैन फोकस ऑन आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया। ठीक है, और कुछ सेक्टर है जिनको ये सपोर्ट करता है, लाइक एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, 5G 6G, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सब। बाकी जो इनिशिएटिव है वो देख सकते हो, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन जो पहला चलाया था हमने, दूसरा आया है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, जो कि अगेन सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। फिर आता है प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम, ठीक है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। और फिर हमने बनाया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कुछ चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट स्कीम जो आती है दैट इज प्रसाद स्कीम, और ये जो स्कीम है इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, जो कि लॉन्च करी गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। ठीक है, अब इसका काम क्या है, जितने भी हमारी जो पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है, ठीक है, रिलीजियस डेस्टिनेशन है, या जो भी हमारी हेरिटेज साइट है, उनको भैया अच्छे से डेवलप करना है और उनको रिजुविनेट करना है। अब इससे होगा क्या, आप देखोगे आजकल ना एक टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल टूरिज्म। ठीक है, स्पिरिचुअल टूरिज्म आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में चल रहा है। अब बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया घूमने आ रहे हैं, और उसी के बेसिस पे हमने क्या करा है, बहुत सारे सर्किट बनाया है, जैसे रामायण सर्किट, ठीक है, महाभारत सर्किट, या बुद्धिस्ट सर्किट। ठीक है, तो इस तरीके के बुद्धिस्ट हो गया, जैन सर्किट हो गया, तो इस तरीके के बहुत सारे हमने सर्किट बनाए हैं। होगा क्या यहाँ पे, इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इस तरह के जो जितने भी सर्किट होंगे वहाँ पर जितने भी लोकेशंस होंगे, लाइक एग्जाम्पल बुद्धिस्ट सर्किट की बात करता हूँ, तो जैसे कुशीनगर हो गया, लुम्बिनी हो गया, ठीक है, बोध गया हो गया, तो इन सबको ना एक साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब अगर कोई भी व्यक्ति आया है तो वो एक साथ इन सारी जगहों पे जाके घूम सकता है, तो वो बेसिकली करा जा रहा है। अब क्योंकि स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ेगा तो एट द एंड इंडिया में ही तो पैसा आएगा, टूरिज्म बढ़ेगा, और इस टूरिज्म बढ़ने से क्या होगा भैया, हमारी जो इकोनॉमी होगी, हमारी जो लोकल इकोनॉमी होगी उन पर्टिकुलर जगहों की, वो ग्रो करेगी। इस वजह से हम प्रसाद स्कीम के ऊपर उतना फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो मैं बता दूं ये कोई नई स्कीम नहीं है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। ठीक है, इसको डेवलप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, और अभी क्या किया गया है कि हमने 4 नए प्रोजेक्ट कहाँ पर, तेलंगाना में इसके अंदर लाए हैं। तो किन किन चीज़ों पे फोकस करते हैं हम, पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन, रिलीजियस टूरिज्म सर्किट, हेरिटेज साइट, विजिटर एमिनिटीज, लास्ट माइल कनेक्टिविटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसका फीचर ही ये है कि भैया ये देखो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो 100% फंडिंग कहाँ से आ रही है, सेंटर से आ रही है। ओके, बस स्टेट को क्या करना है, वहाँ पे डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं। तो दूसरी स्कीम भी है आपकी एक, जिसको कि अगेन टूरिज्म के लिए बनाई गई है, और जो जितने भी सर्किट बनाए जा रहे हैं वो उसी के अंदर है, तो दैट इज योर स्वदेश दर्शन स्कीम। तो आपको इन दोनों के बारे में पढ़ लेना है, एक तो स्वदेश दर्शन एंड प्रसाद स्कीम। क्लियर। अगला आता है योटा भाषिनी कोलैबोरेशन फॉर सोवरेन एआई क्लाउड। आप देखोगे कि एआई से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना बेटा, अब न्यूज में रहने वाली है फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर। ठीक है, और यूपीएससी भी एआई से रिलेटेड चीजें पूछेगा, या तो वो पेपर 1 में आपसे कुछ ऐसा पूछेगा जो एआई से रिलेटेड हो, है ना, या तो वो किस में जाएगा, आपका पेपर 2 वाले एरिया में वो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको यहाँ पर ध्यान रखने ही रखने हैं। तो अब क्या है, ये जो योटा डेटा सर्विसेज है एंड आपका भाषिनी भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, इन दोनों ने कोलैबोरेट किया है और इंडिया के लिए क्या बनाया है, इंडिया का अपना सोवरेन एआई क्लाउड। अब एआई क्लाउड क्या होता है तो समझ लो। देखो यूजुअली आप क्या कर रहे हो, जैसे अपना कंप्यूटर है उसमें आपने चैट जीपीटी खोला, ठीक है, उस पर कुछ भी आपने रिस्पॉन्स डाला, तो यहाँ से ये क्या जाएगा, उसके सर्वर्स में जाएगा, जो भी सर्वर जहाँ भी आपका किसका ओपन एआई जो इनकी पेरेंट कंपनी है वहाँ का होगा, तो उस सर्वर में जाएगा, इससे लिंक होगा और वापस आएगा। अब ये क्या देता है, ये क्लाउड सिस्टम की हमको फंक्शनैलिटी देता है, जिसमें कि अगर मेरा जो भी डेटा होगा, जो भी मैं यहाँ से फीड कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि आपने कोई सर्टेन इनपुट दे दिया कि लाइक जैसे मैं बताता हूँ, आप सब एक काम करो, अपने चैट जीपीटी में जाओ
और उसको एक बेसिक इनपुट तो दे ही दो कि या लुक आई एम ए यूपीएससी एस्पिरेंट, आई एम पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन सीडीएस और सीएपीएफ, जो भी आप एग्जाम को फोकस कर रहे हैं। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो भी आप सजेस्ट करोगे मेरे को वो इसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो अब आप जाके उस पर अगर सीधा ये भी लिखोगे ना कि भैया आर्टिकल 21, तो आपको पता है नोट्स कैसे बना के देगा, जो आपके सीडीएस या जो भी आपने पर्टिकुलर एग्जाम लिखा होगा उसके रेफरेंस में। अब ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि भैया चैट जीपीटी हमको डेटा स्टोरेज या डेटा क्लाउड में मेमोरी वाली ताकत देता है। तो वही बस यहाँ पर किया गया है कि एक सोवरिन एआई क्लाउड बनाया गया है जो कि सिक्योर है, स्केलेबल है, और हमारा एक इंडिजीनियस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये जो भाषिनी है उसने क्या करा है भैया, जितने भी उसकी लैंग्वेजेस का जो भी डेटा है उसको सक्सेसफुली माइग्रेट कर दिया है टू योटा सोवरिन एआई क्लाउड। अब इसको क्या बना दिया है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इंडिजीनियस एआई क्लाउड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, और ये जो कोलैबोरेशन हुआ है ये यहाँ पर दो चीजों को लेवरेज देगा, एक तो योटा गवर्नमेंट कम्युनिटी क्लाउड एंड शक्ति क्लाउड, दो चीजें बनाई जाएगी। ओके, इस इनिशिएटिव का बेसिकली मतलब यही है कि भैया हम क्या बना दे, एक आर्किटेक्चर बना दे इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जितनी भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है उन सब के लिए। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे भाषिनी के बारे में। तो जो भाषिनी है ये क्या है भैया, ये क्या है, एक एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है जो कि डेवलप किया गया है एनएलटीएम के द्वारा। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जो भी आपका लैंग्वेज का ये जो ब्रिज है ना उसको कवर करना, जो भी लैंग्वेज डिवाइड है उसको कवर करना, एंड ऑन स्पॉट ट्रांसलेशन वगैरह इन सब की सुविधाएं प्रोवाइड करना। अब इससे होगा क्या, फॉर एग्जांपल बीइंग ए नॉर्थ इंडियन आई एम वेरी फ्लुएंट इन ईदर इंग्लिश और हिंदी, बट इफ आई गो टू तमिलनाडु, है ना, तो मैं तमिल लैंग्वेज के साथ उतना फ्लुएंट नहीं होऊंगा। और अगर मैं वहाँ पे चला गया किसी काम से या चलो घूमने चला गया, है ना, मेरा मन करा मैं महाबलीपुरम की जो साइट है उसको देख के आऊँ, बट मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ लोकल लोगों से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाऊंगा। इधर कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मिले हु कैन कम्युनिकेट विद मी इन इंग्लिश, बट अगर मैं नॉर्मल लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहूँ तो मैं वहाँ नहीं कर सकता। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए भाषिनी को बनाया गया है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगेन सोवरिन एआई क्लाउड जो मैंने आपको बता दिया कि जो डेटा होगा उसको स्टोर करने की यहाँ पर बात करी गई है। ऐसे ही कुछ और इनिशिएटिव भी है, लाइक इंडिया एआई मिशन, भाषिनी मैंने बता दिया, डिजिटल इंडिया आप सबको पता है, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन हमने अभी ऊपर पढ़ा है, एंड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 2023 में वो सबको पता है ना। आप सबको ये भी पता होगा कि कौन सा केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट केस, जिसके बेसिस पे ये आपका आया है, तो वो तो आप सबको पता ही है। अब यहाँ पे देखो, इंडिया इज नेम्ड एज अ कंट्री ऑफ द ईयर एट बायोफेक 2026। ये जो बायोफेक है ये बेसिकली क्या है, ये एक दुनिया का सबसे बड़ा एक ट्रेड फेयर है फॉर ऑर्गेनिक फूड एंड एग्रीकल्चर। तो जो कंट्रीज ऑर्गेनिक फूड और एग्रीकल्चर कर रही है उन सबका एक ट्रेड फेयर हुआ जो कि फरवरी में हुआ था, कहाँ, जर्मनी के पास। अब वहां पर इंडिया को रिकॉग्नाइज करा गया एज द कंट्री ऑफ द ईयर, क्योंकि आप देखोगे इंडिया बहुत टाइम से जो ऑर्गेनिक खेती है उसमें बहुत अच्छा कर रहा है, और अब इसको ना इतने मास लेवल पे प्रमोट करने के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है जिसे बोलते हैं अपेडा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये ध्यान रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। बहुत से बच्चे ना कंफ्यूज होंगे एंड इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर समझ लेंगे एग्जाम में, बट आपको कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि इस पे मैं बता दूं यूपीएससी एक बार ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, शायद जहां तक मुझे याद है सीएपीएफ ने पूछा है, बट आई एम नॉट श्योर, 100% श्योर नहीं हूं, बट इतना श्योर हूं कि एपेडा पे क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको भी याद रखना है कि एपेडा हो गया, इस तरह की चीजें याद रखनी है। अब इंडिया ने वहां पर बहुत सारी चीजें दिखाई, लाइक ऑर्गेनिक राइस, स्पाइसेस, ऑयल सीड, हर्ब्स, टी एंड कॉफी, तो इन सब चीजों को दिखाया। और लगभग हमारे यहाँ से मोर देन 20 स्टेट एंड यूटीज जो थी वहां पर पार्टिसिपेट कर रही थी। इसी वजह से इंडिया को मतलब एज अ कंट्री ऑफ द ईयर यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है। बायोफेक क्या है, एक पूरा मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है फॉर ऑर्गेनिक फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए। ओके, और अपेडा की बात करूं तो अपेडा जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कब बनाई गई थी, 85 के लगभग में इसको बनाया गया था। इसका काम ही होता है कि जो एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड है उससे रिलेटेड एक्सपोर्ट वगैरह को यहाँ पर फोकस करके चलना। ठीक है, तो बाकी जो भी चीजें हैं वो आप एक बार पढ़ लेना। कुछ इनिशिएटिव्स हैं यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। अब देखो जितने भी मैं यहाँ पे इनिशिएटिव बता रहा हूँ, आपका ये दायित्व बनता है, इट इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी
कि भैया आप इनके बारे में एटलीस्ट एक शॉर्ट नोट तो देख लो, है ना। इसके बारे में अगर थोड़ा सा बस इतना भी लिख दोगे, ये स्कीम का नाम लिखो, गूगल मारो और सिर्फ जो शुरू के 50 वर्ड है ना वो भी पढ़ के चले जाओ, क्योंकि अगर क्वेश्चन आना होगा, मैं बेटा पहले बता रहा हूँ, उस 50 वर्ड से ही क्वेश्चन आने वाला है, उसके बाहर से नहीं आएगा, है ना। अगली जो स्कीम है दैट इज परंपरागत कृषि विकास योजना, ये अगेन ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके है। फिर मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और नेक्स्ट आता है अपेडा, ये तो आपको बता ही दिया मैंने। फिर आता है कला संस्कृत विकास योजना, अगेन ये एक और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। और इसका जो फोकस है ना वो बेसिकली किस चीज में है, ये बेसिकली प्रिजर्व करना चाहता है हमारे इंडिया का जितना भी कल्चरल हेरिटेज है, क्योंकि आप देखो आपने देखा होगा ब्रेन ड्रेन आपने सुना होगा, है ना, लेकिन कल्चर ड्रेन भी हो रहा है एज वी पीपल आर माइग्रेटिंग। जैसे जैसे हम माइग्रेट कर रहे हैं तो हमारा जो इंडिजीनियस कल्चर है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो उन्हीं सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की बात करी जा रही है, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है ना, जो हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, इन सबको हमको प्रमोट करना है एंड प्रिजर्व करना है। सबसे पहले तो प्रिजर्व करेंगे देन प्रमोट करेंगे, ओके। और ये जो स्कीम है ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब चीज़ों में हमारी मदद करेंगे, है ना, यानी कि हमारी मतलब गवर्नमेंट की। तो कोई भी ऐसी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऐसा आर्टिस्ट है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है ना, अगर वो कुछ ऐसा हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहा है तो उसको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। एंड अगेन मैंने आपको बताया ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है। और किन किन चीज़ों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है, तो किसी भी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल आर्टिस्ट, थिएटर ग्रुप, परफॉर्मिंग आर्ट इंस्टीट्यूशन, फोक एंड ट्राइबल आर्ट एंड आर्टिस्ट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, ये मैंने आपको शायद नहीं बताया। हाँ, यहाँ पे स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा किसी ऐसे आर्टिस्ट के लिए जो कि कहाँ से हो, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हो। और फील्ड कौन कौन सी है यहाँ पे, म्यूजिक है, डांस है, थिएटर है, फोक है, ट्राइबल आर्ट है, लिटरेरी एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ है, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपकी इंक्लूड करी गई है। अगेन जो फंडिंग है वो सेंट्रल सेक्टर है, तो मतलब सेंटर ही इसकी प्रॉपर फंडिंग कर रहा है। एंड यहाँ पर कोई भी स्टेट वाइज लोकेशन फंड का देखने को नहीं मिलेगा, ओके। ऑब्जेक्टिव आप इसका देखो पढ़ ही सकते हो, है ना, पीडीएफ आपको मिल ही चुका होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है इंडियन नेवी अज्यूम्स फर्स्ट एवर कमांड ऑफ कंबाइंड टास्क फोर्स 154। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं व्हाट इज कंबाइंड टास्क फोर्स, ठीक है। तो देखो कंबाइंड टास्क फोर्स जो है उसको मई 2023 में बनाया गया था कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के अंडर। इसमें होता क्या है, इट इज़ अ मल्टीनेशनल ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टास्क फोर्स, जिसमें कि अलग अलग देशों से लोग आते हैं और वहाँ पर आके एक ट्रेनिंग टास्क फोर्स बनाते हैं, ओके। इनका काम क्या होता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एनहांसमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना जितने भी इसके मेंबर नेशन है। तो वहाँ पर सबसे पहली बार इंडिया एज अ कमांडिंग पोजीशन में आई है। तो यहाँ पर 5 तरीके की ट्रेनिंग होती है। सबसे पहला मैरीटाइम डोमेन की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरा लॉ ऑफ सीज, जितने भी यूएन क्लॉज के लॉज हैं वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट मैरीटाइम इंटरडिक्शन ऑपरेशंस, ठीक है, मैरीटाइम रेस्क्यू एंड असिस्टेंस ऑपरेशंस एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, ये कराया जाता है। और ये जो CMF है ये कब बना था, इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन अराउंड 2001, ठीक है। कहाँ पे, बहरीन में बनाया गया था। इसमें लगभग 47 मेंबर कंट्रीज हैं एंड इंडिया इज़ वन ऑफ दोज, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो कि इसी तरह की और भी टास्क फोर्स बनी है, जैसे 150 का काम है मैरीटाइम सिक्योरिटी का, 151 का काम है काउंटर पायरेसी का, 152 का काम है मैरीटाइम सिक्योरिटी इन अरेबियन गल्फ, देन सिक्योरिटी इन रेड सी, बबल मंदेब एंड गल्फ ऑफ एडन 153। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, वाई, क्योंकि इंडियन नेवी को इस बार इसकी कमांड मिली है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, दैट्स वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड ये मिली क्यों है, क्योंकि जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें हमने जिस तरीके का रोल लोगों को दिखाया है करके, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी पार्टनर, उस वजह से हमको ये पोजीशन पहली बार मिली है, ओके। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जाएंगे कौन, आपके कॉमोडोर मिलिंद एम मुकाशी शौर्य चक्र अवार्डी है ये, ठीक है। शौर्य चक्र के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताया था, ठीक है। बताना जरा ये पीस टाइम है कि वॉर टाइम है शौर्य चक्र, ठीक है। और दोनों चीज बताओ मेरे को,
पीस टाइम का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड एंड वॉर टाइम का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जरा, ठीक है। तो जो जो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं उसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करते चलेंगे। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड रेडियो डे। ये मनाया जाता है लगभग लगभग 13 फरवरी के टाइम पे, है ना। और इसका मेन एजेंडा ये रहता है कि जो रेडियो की इंपॉर्टेंस है एज अ पावरफुल मीडियम टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन, उसको हमेशा आगे रखना। क्लियर। ये जो डे है वो किस चीज को मनाता है, मतलब किस चीज को कमेंसरेट करता है, अबाउट द यूनाइटेड नेशन रेडियो इन 1946। जिस दिन इसको एस्टेब्लिश किया गया था उस दिन को ये दर्शाता है। ओके इस बार की जो थीम है दैट इज रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज अ टूल नॉट अ वॉइस। ठीक है। इस पे जरा बेटा एक चीज बोलूं, इस पे आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो मेरे हिसाब से, तो है ना। एआई बहुत हो रहा है, तो आप ऐसे में ये सारी चीजें डाल सकते हो कि भैया रेडियो डे तक ने एआई की थीम ले ली है इस बार। ओके तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी तो मैंने बता दिया कि इस थीम का एम्फोसिस ये है कि एआई जो है वो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को थोड़ा सा सपोर्ट करे, बिना जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है उसको हटाए हुए। ठीक है। तो जो न्यूज़ वगैरह जो देनी होती है वो आप एआई के थ्रू कर सकते हैं, बट हाँ जो इंटरेक्शन होता है वो इंसानों के थ्रू रहने देना चाहिए। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में सबसे पहला जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन था वो 2004 में बनाया गया बाय लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। ओके फिर यहीं देख लो बाकी लोग जैसे राम सिंह बुद्ध, इनको रेडियो मैन ऑफ इंडिया भी बोला गया है बाय द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्योंकि इनके पास 1257 रेडियोस रहे हैं। ओके कम्युनिटी रेडियो का काम ही होता है कि लो पावर नॉन प्रॉफिट रेडियो स्टेशन होते हैं। अब यहाँ पर जब थीम की बात हो रही है तो मैंने सोचा कि जितने भी इस साल में जो भी डेज होने वाले हैं और उनसे रिलेटेड जो भी थीम है सब एक ही जगह कंपाइल कर देते हैं। तो इंडियन इंटरनेशनल वुमेन डे, इसका है राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। वर्ल्ड वाटर डे, वाटर एंड जेंडर। वर्ल्ड हेल्थ डे, टुगेदर फॉर हेल्थ एंड स्टैंड विद साइंस। फिर आता है वर्ल्ड अर्थ डे, आवर पावर आवर प्लैनेट। नेक्स्ट आता है आपका मई 3 में जो है दैट इज योर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसका है शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस। ये इस बारे में बात करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेशनल टेक्नोलॉजी डे, रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। देन एनवायरमेंट डे आप देखो, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट एंड आवर फ्यूचर। इंटरनेशनल योगा डे, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। और हेल्दी एजिंग से मैं बता दूं, एजिंग से रिलेटेड एक इकोनॉमी भी आपको बता देता हूं दैट इज योर सिल्वर इकोनॉमी। ठीक है। हम लोगों का प्रिडिक्शन है कि शायद इस बार सिल्वर इकोनॉमी के अराउंड एंड अराउंड शायद कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले, या तो पेपर 1 में या पेपर 2 में। ठीक है। तो आप सिल्वर इकोनॉमी को अच्छे से करके जाना। फिर आता है भारत बुदान एआई कनक्लेव। ठीक है। अगेन ये कहाँ पर करवाया गया है और किसके द्वारा कराया गया है? इट इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन न्यू दिल्ली। और यहाँ पर भी बेसिकली किस चीज के बारे में, अब एआई है, एआई कनक्लेव है, तो बात करेगा किसकी? एआई की। तो ये बात कर रहा है रिस्पॉन्सिबल एथिकल एंड इंक्लूसिव यूज ऑफ एआई। ठीक है। इसका पूरा का पूरा फोकस ये है कि भैया रिस्पॉन्सिबल एआई अडॉप्टेशन होना चाहिए। उससे होगा क्या? उससे भैया क्वालिटी बढ़ेगी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी एंड इंक्लूसिवनेस बढ़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ओके और इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से है? दैट एआई शुड ऑगमेंट टीचर रेदर देन रिप्लेस देम। ओके तो अगेन एआई क्या करना चाहिए? जो टीचर है उनको मदद करना चाहिए फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर कंटेंट प्रिपरेशन, बट इट शुड नॉट रिप्लेस देम। अगेन मैं आपको बोलूं, वैसे मुझे लगता नहीं है कि कभी टीचर्स को रिप्लेस करा जाएगा। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, है ना। आप बोल सकते हो कि सर आप पार्शियलिटी कर रहे हैं बिकॉज यू बीइंग अ टीचर, आप क्यों चाहोगे कि एआई आपको रिप्लेस करे? यार लुक, एआई आपको सिर्फ कंटेंट दे सकता है, बट एज अ टीचर हमारे पास एक्सपीरियंस भी होता है यार, है ना। हम जो आप कर रहे हो हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। लाइक आप जिस भी स्टेज में हो, चाहे आप अभी एग्जाम दे रहे हो, अभी आप जैसे बैठ के ये पढ़ रहे हो, जो फील कर रहे हो, ये मैंने फील किया है, और एक बार नहीं 3-3 4-4 बार फील किया बेटा। और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीडीएस हो चाहे सीएपीएफ, उसमें दोनों एग्जाम क्लियर कर चुके हैं हम, है ना। मैं क्या, मेरे साथ जितने भी लोग, हमारी पूरी जो टीम है, उन्होंने मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स इनको क्लियर किया है। तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि जो हमसे छूट गया हो, चलो मेरे से छूट गया होगा तो मेरे दोस्त को पता होगा, हमारे जो कलीग है उनको पता होगा,
हमारे प्लेटफॉर्म पे जो और टीचर्स हैं उनको पता होगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी जो आप फेस कर रहे हो और हमारे पास उसका सॉल्यूशन ना हो। द प्रॉब्लम इज दैट लोग उतना कनेक्ट नहीं करते, बच्चे ना उतना वोकल नहीं होते। तो मैं तो हर किसी को सिखाता हूँ कि भाई कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, यू शुड बी वोकल अबाउट इट, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। अकेले अकेले कितना करोगे, है ना। तो बोलना सीखो थोड़ा थोड़ा। और अगर आप सीडीएस वाले हो तो फिर तो एसएसबी में तो बेटा आपको पता ही है कि बोलना पड़ेगा ही। तो यहाँ पर इसके जो मेजर फोकस एरिया है या कौन कौन इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, तो लाइक गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट अकेडमिया, स्टार्टअप इंडस्ट्री एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, तो ये सब इसके पार्टिसिपेंट्स है। मेजर फोकस एरिया किन किन चीज़ों पे है, तो रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एआई इन एजुकेशन, एआई एनेबल्ड पर्सनलाइज्ड एंड अडेप्टिव लर्निंग, टीचर कैपेबिलिटी बिल्डिंग फॉर एआई इंटेग्रेशन, एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, ठीक है। और ये जो डिजिटल डिवाइड है उसको ब्रिज करना, डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करना। अब अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एजुकेशन सेक्टर में, लाइक इस पे ना आप अगर पेपर 2 का बनाना चाहो तो शुड एआई बी पार्ट ऑफ डेली स्कूल लाइफ, तो इस तरीके से आप कर सकते हो कुछ यहाँ पर आर्गुमेंट तैयार। क्या एआई पार्ट होना चाहिए डेली स्कूल लाइफ का, या इसको बोल सकते हो स्कूल मतलब एजुकेशन में सपोर्ट करने का, तो कुछ भी आप बना सकते हो, तो उसमें आप समझ सकते हो, ठीक है। ऐसे ही कुछ हमने इनिशिएटिव बनाया, मतलब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है। मैं जब भी हमने बोल रहा हूँ तो ऐसा मत समझो मेरा, है ना, वो एक वे ऑफ मेरा तरीका है कहने का। सो यहाँ पे आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। देन इंडिया एआई मिशन, पीएम ई विद्या, इसको फोकस रखना, इट इज़ फॉर डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन। नेक्स्ट आता है आपका दीक्षा प्लेटफॉर्म, अगेन डिजिटल लर्निंग का है। भाषिणी मैंने बता दिया आपको, और एनडीआर नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्कीम इज पीएम राहत स्कीम, है ना। ये किस चीज़ के लिए है, राहत का जो फुल फॉर्म है दैट इज रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट। तो बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली एक स्कीम है जो कि प्रोवाइड करती है कैशलेस इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम ड्यूरिंग गोल्डन आवर। ये जो गोल्डन आवर क्या होता है, देखो जब किसी के साथ एक्सीडेंट होता है ना, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जिसमें अगर वो हॉस्पिटल चला जाए और उसे डिजायर्ड ट्रीटमेंट मिल जाए तो एटलीस्ट उसकी जान जाने से बच जाएगी। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट लेके आई है पीएम राहत। तो इस समय अगर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोई भी हॉस्पिटल वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करता है तो उनको पीएम राहत स्कीम्स के थ्रू मतलब ये बोला गया है कि भैया आप यहाँ पर कैशलेस ट्रीटमेंट करोगे अप टू 1.5 लाख पर विक्टिम, ओके। तो एवरी एलिजिबल रोड एक्सीडेंट विक्टिम रिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी ऑफ रोड, उसको क्या है, ये 1.5 लाख रुपए तक का जो कैशलेस ट्रीटमेंट है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और लगभग ये 7 दिन तक अवेलेबल होगा मैक्स टू मैक्स। तो 7 दिन में अगर 1.5 लाख का खर्चा हो रहा है, मतलब 7 दिन के अंदर 1.5 लाख के अंदर अंदर का खर्चा आपका पीएम राहत स्कीम्स के थ्रू कवर किया जाएगा, ओके। और स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट अप टू 24 आवर अगर नॉन लाइफ थ्रेटनिंग केस है, और 48 आवर तक अगर लाइफ थ्रेटनिंग केस है। अब इसको इंटीग्रेट किया गया है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के साथ, लाइक विक्टिम्स गुड स्मैरिटियंस, जिनको राहवीर भी बोला गया है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर करी गई हैं। तो इसमें हॉस्पिटल्स, पुलिस अथॉरिटी, एम्बुलेंस, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर सबको ऐड किया गया है। गोल्डन आवर क्या होता है, देखो जब भी कोई इंजरी होती है तो उसके बाद का जो 1 घंटा होता है दैट इज़ वेरी क्रूशियल, क्योंकि उसी में आपका जो मतलब रोड एक्सीडेंट में अगर उस समय ट्रीटमेंट ना मिले तो सबसे ज़्यादा डेथ्स उसी की वजह से हुई है। और अगर किसी को उस समय ट्रीटमेंट मिल गया तो 50% ऑफ रोड एक्सीडेंट डेथ को प्रिवेंट किया जा सकता है। दैट्स वाई इसे गोल्डन आवर बोला जाता है, ओके। ऐसे ही और भी स्कीम्स है हमारी, लाइक पीएम राहत मैंने आपको बता दिया, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 वाला, फिर गुड स्मैरिटियन जिसे राहवीर बोला जाता है, नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी एंड मोटर व्हीकल एक्ट। तो ये कुछ हमने स्कीम्स यहाँ पे लाई है। अगला देखो आप, इंडियन एआई इम्पैक्ट एक्सपो, ओके। ये किस बारे में बात कर रहा है, तो इट वाज टॉकिंग अबाउट कि इंडिया में मतलब ये कहाँ पर हुआ है, आपका न्यू दिल्ली में ये समिट हुआ है, जो कि इंडियन एआई समिट, जो एआई इम्पैक्ट समिट है उसके लगभग बराबर में ही ये पैरेलली चला है यहाँ पर। और इसके 3 थीमेटिक चक्रास हैं, तो पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस, बस इसके बारे में आपको समझना है।
तो इस पूरे उसमें आपको इन तीनों के बारे में समझना है। पीपल, पीपल लाइक क्या, पीपल के बारे में कौन कौन सी थीम्स, तो फोकस्ड ऑन एआई फॉर हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, पब्लिक सर्विस एंड डिजिटल इंक्लूजन। प्लैनेट, प्लैनेट की बात करेंगे तो क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड प्रोग्रेस की बात करूंगा तो मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, इंडस्ट्री, गवर्नेंस, डिजिटल इकोनॉमी एंड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पर कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। गवर्नमेंट भी है, साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी है, तो ये सब है। और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन की बात करूँ तो इस एक्सपो में लगभग लगभग ये 13 कंट्रीज आपकी यहाँ पे आई थी। इन 13 की 13 कंट्रीज क्या कर रही हैं, अगेन एआई को फोकस करने की बात कर रही है ऑन 3 स्पेक्ट्रम, जो मैंने अभी बात करी, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। तो इन 3 स्पेक्ट्रम की यहां पर बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज एनएचएआई ने डेवलप किया है फर्स्ट बी कॉरिडोर अलोंग नेशनल हाईवेज। ठीक है, ये जो बी कॉरिडोर होता है ये क्या होता है, तो अगेन ये जो बी कॉरिडोर डेवलप किए गए हैं इनका बेसिकली काम ये है टू क्रिएट एन इकोलॉजिकल प्लांटेशन एंड स्ट्रेच ऑफ पॉलिनेटर फ्रेंडली वेजिटेशन। ठीक है, इस तरह की वेजिटेशन लगाई जाएगी जो पॉलिनेशन करने में मदद करे टू सपोर्ट हनी बी एंड अदर पॉलिनेटर्स वाइल प्रॉम्प्टिंग बायोडाइवर्सिटी। ओके, ये बी कॉरिडोर नेशनल हाईवेज के अराउंड इसलिए लगाए गए हैं ताकि ग्रीन हाईवे प्रोग्राम को थोड़ी सी मदद मिल सके। अब जो बी है वो पॉलिनेशन करने में मदद करती है। होता क्या है कि ये जब ट्रेवल करती है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, तो वहां से मतलब जो भी मेल फ्लावर होता है, मेन फ्लावर होता है, वहां से वो पॉलन ग्रेन्स को अपने ऊपर एक्वायर करती है एंड फीमेल फ्लावर्स पे जाके उसकी डेस्टिनेशन पे उसे छोड़ देती है। तो बिगेस्ट पॉलिनेटर आप इनको बोल सकते हो। एंड इस पॉलिनेशन से क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एनएचआई का प्लान है कि एटलीस्ट 3 बी कॉरिडोर यहाँ पर बनाए जाए ड्यूरिंग 2026 एंड 2027। ओके, 40 लाख पेड़ों के लगभग यहाँ पर लगाने की बात करी गई है। और जो प्लांटेशन होगा वो एक मिक्स होगा किनका, फ्लावरिंग ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड नेटिव ग्रासेस का। ओके, तो बस इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब नेटिव जो ट्रीज है उसमें क्या क्या प्लांट किया गया है, नीम, करंज, महुआ, पलाश, बॉटल ब्रश, जामुन एंड सिरिस। अब देखो, सीडीएस और सीएपीएफ के रिस्पेक्टिव बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि वो आपसे ये सारी चीजें पूछें कौन कौन सा है, बट हाँ सिविल्स में ऑलरेडी एक बार ऐसा हुआ है। तो आई एम जस्ट होपिंग कि आपके एग्जाम में ऐसा कुछ ना हो, बट याद रखने की वैसे जरूरत है नहीं, है ना। तो वाई पॉलिनेशन इज इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, लगभग पॉलिनेशन की वजह से ही आपका जो पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी है वो अच्छे तरीके से चल पा रहा है। ओके, तो कुछ इनिशिएटिव्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीन हाईवे इनिशिएटिव, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान। ओके, अच्छा नेक्स्ट है आपका यहाँ पर दैट इज योर CBDC। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये बेसिकली किस बारे में बात कर रही है, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है CBDC बेस्ड डिजिटल फूड कूपन पायलट। ठीक है, तो जो कूपन बनाए गए हैं वो फूड के लिए बनाए गए हैं। ओके, ये गुजरात में लॉन्च किया गया है टू मॉडर्नाइज PDS। अब लोगों को क्या किया जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ फूड, मतलब जो प्रोवाइड किया जाता था उनको फूड कूपन्स प्रोवाइड करे गए, और इस पायलट प्रोजेक्ट में आपको डिजिटल रुपीज दिए गए हैं, मतलब जो राशन मिलता था ना उसकी जगह अब ये दे दिया। तो ये बेसिकली किस चीज को रीअफर्म करता है, हर दाना, हर रुपया, हर अधिकार, इस चीज के बारे में बात करता है। तो ये जो डिजिटल फूड कूपन्स दे गए ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ राशन, ये CBDC के फॉर्म में होंगे, डिजिटल रुपए के फॉर्म में होंगे। एंड जिन जिनको ये रिडीम करना होगा उनको कहाँ पर, फेयर प्राइस शॉप पे ही आप इनको रिडीम कर सकते हैं। क्लियर, तो ये यहाँ पे कैच है, द कूपन्स कैन ओनली बी रिडीम फॉर द परचेज ऑफ एलिजिबल फूड ग्रेन्स एट फेयर प्राइस शॉप। ओके, अब डिजिटल रुपी जो है इसके पीछे आपको पता ही है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी सेफ एंड सिक्योर। ओके, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो CBDC में 2 तरह के हमने CBDC निकाले हैं, पहला रिटेल CBDC नॉर्मल लोगों के लिए, देन होलसेल CBDC फॉर इंटर बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट ट्रांजेक्शन्स के लिए। PDS आप सबको पता है NFSA एक्ट 2013 के अंदर ये लाया गया था।
सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट उसमें ज्वाइन हुए थे, और देन वहाँ पर फेयर प्राइस शॉप्स बनाई गई है जिनको आप राशन की दुकान बोलते हो। एंड यहाँ पर जितना भी जो फूड ग्रेन्स दिया जाता है वो प्रोक्योर किया जाता है एफसीआई के द्वारा। एफसीआई देन उनको फेयर राशन शॉप तक पहुंचाती है, एंड देन फेयर राशन शॉप इनको कहाँ तक पहुंचाता है, नॉर्मल पब्लिक तक इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। कुछ ऐसे इनिशिएटिव आप देख सकते हो, एनएफएसए एक्ट, वन नेशन वन राशन, ईपीडीएस, सीबीडीसी एंड डिजिटल इंडिया मिशन, तो इनके बारे में आप देख सकते हो। नेक्स्ट है ऑल चिक्की स्क्रिप्ट एंड संथाली लैंग्वेज। ओके, तो प्रेसिडेंट ने क्या किया है कि जो संथाली लैंग्वेज है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को रिलीज किया है, मतलब नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन संथाली लैंग्वेज, ठीक है। और जब वो रिलीज कर रहे थे तो उन्होंने वहां पर एक ऑल चिक्की स्क्रिप्ट है उसके बारे में, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, जो कि एक सिंबल, एक कल्चरल हेरिटेज शो करता है ऑफ संथाली कम्युनिटी। अब आप देखेंगे कि वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारी प्रेसिडेंट है ना, आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वो भी संथाली कम्युनिटी से ही बिलोंग करती हैं। ओके, दैट्स वाई उनको ये सारी चीजें पता होंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो संथाली वाज रिटन इन रोमन, देवनागरी, बंगाली एंड ओडिया स्क्रिप्ट। 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिक्की स्क्रिप्ट को यहाँ पर इन्वेंट किया था, और तब से ओल चिक्की ही है वो क्या बन गई है, ऑफिशियल स्क्रिप्ट बन गई है किसकी, संथालियों की। एंड नाउ इट इज एक्ट एज अ सेपरेट आइडेंटिटी बेस और सेपरेट कल्चर बेस। और ये जो स्क्रिप्ट है ये संथालियों के द्वारा यूज करी जाती है, जो कि इंडिया में, नेपाल में या भूटान में रहते हैं, ठीक है, भूटान एंड मॉरिशस में, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। संथाली कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, और संथाली क्या है, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से हैं, जो कि मुंडा ब्रांच की हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे, तो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड त्रिपुरा। संथाली की बात करें तो इसको 8th शेड्यूल के अंदर भी इंक्लूड किया गया है, और कब इंक्लूड किया गया था, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद। इसके साथ साथ 3 और ऐड करी गई थी, ठीक है। इसकी ट्रिक है एसबी, डीएम, सब डीएम, तो संथाली, बोडो, डोगरी एंड मैथिली, ठीक है। तो 3 और ऐड करी गई थी सेम टाइम पे, और ये लास्ट एडिशन हुआ था, इसके बाद इसमें अभी तक कोई एडिशन नहीं हुआ। टोटल एंड टोटल आपकी 22 लैंग्वेजेस हैं कहाँ पर, 8th शेड्यूल में, ठीक है, सॉरी 22 लैंग्वेजेस। फिर आता है सही एंड बोधी, ठीक है। अगेन ये एआई इन हेल्थ केयर में आप यूज कर सकते हो, अगर पेपर 2 में लिख रहे हो तो वहां पर, नहीं तो अगर डायरेक्ट पूछा गया तो पेपर 1 में तो डायरेक्ट पूछेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने साही को यूज किया है, मतलब रिलीज किया है, स्ट्रेटजी फॉर एआई इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया, एंड बोधी बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म इन हेल्थ एआई। इसका काम ही है कि भैया एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बनाना है कि किस तरीके से एआई को हेल्थ केयर में हम अडॉप्ट कर सकें, है ना। एआई गवर्नेंस, डेटा स्टूवर्डशिप, वैलिडेशन, डिप्लॉयमेंट, इन सब के बारे में बात करी जाएगी। ये जो बोधी है ये एक प्राइवेसी प्रिजर्विंग बेंचिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि किसके द्वारा डेवलप किया जाए, बाय आईआईटी कानपुर इन कोलैबोरेशन विद एनएचए। ओके, तो इन दोनों की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एआई इन हेल्थ केयर को प्रमोट कर सकते हैं, या जो हमारा सपना है ना एआई इन हेल्थ केयर, उसको हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या बोलते हैं, पूरा होते हुए देख सकते हैं। तो इसी तरह के कुछ इनिशिएटिव है। अगेन मैं बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में जाना नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए शाही क्या है एंड बोधी क्या है। पढ़ना है तो बस इनके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ से पढ़ लेना, जरूरी नहीं है आपको इनका ऑब्जेक्टिव पता हो, कोर प्रिंसिपल पता हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सब अनुमान लगाए जा सकते हैं। आपको बोधी के बारे में पढ़ना है तो शुरू की 2 लाइन और बस ये पढ़ो कि किसके द्वारा बना, जैसे आईआईटी कानपुर, बस बात खत्म। अगर आप पेपर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, पेपर 2 के लिए तो थोड़ा सा पढ़ लेना इसे, तो कुछ बाकी स्कीम्स है वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट इज इंडिया फ्रांस लॉन्च इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ। अगेन सेम एआई को लेके बहुत सारा कोलैबोरेशन हुआ है इस बार, दैट्स व्हाई एआई इतना इंपॉर्टेंट है। हालांकि इतना सारा जब हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो बार बार सेम चीजें पूछेगा, बट स्टिल थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे, है ना, क्योंकि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, दैट्स व्हाई इट माइट बी इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जगत प्रकाश नड्डा एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करी है। इनका जो फोकस है वो यही है कि एआई ड्रिवन बायोमेडिकल रिसर्च,
क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मेडिसिनल एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना, ट्रस्ट वर्दी एआई सॉल्यूशन, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करी जाए। ओके, नेक्स्ट आता है सर्वम एआई, पावरिंग अ मेड इन इंडिया एआई रिवॉल्यूशन। अगेन यहाँ पर बात करी जाए कि एक इंडिजीनियस एआई मॉडल हमको यहाँ पर बनाना है जो कि इंडिया एआई मिशन के अंडर सेलेक्ट होगा। अब होगा क्या है, इसकी वजह से हमारा जो होम ग्रोन लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे चैट जीपीटी है, ये कहाँ का है, ये इंडिया का नहीं है ना। जैसे बीच में भारत एआई के बारे में बात करी गई थी, तो इस तरह के बहुत सारे हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो कि इंडिया के होंगे, है ना, और ये बेसिकली मेड इन इंडिया को सपोर्ट करेंगे। तो आपको बस नाम याद रखना है, सर्वम एआई। इट इज़ अ होम ग्रोन लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो कि एआई मिशन के अंडर हम बना रहे हैं। ओके, बाकी इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं इसमें। बस कुछ पिलर देख सकते हो इंडिया एआई मिशन के, कब आया था, 2024 में आया था। बाकी इनिशिएटिव मैंने आपको बता ही दिए। अगला देखो यहाँ पे, NIELIT टू इस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड क्वांटम एंड एआई यूनिवर्सिटी कैंपस इन अमरावती। तो क्वांटम और एआई यूनिवर्सिटी कैंपस आपका बनाया जाएगा कहाँ पर, अमरावती के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ये पहला ऐसा होगा जो डेडिकेटेड है फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एआई के लिए। ओके, अब ये जो NIELIT थी, इसने गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ एक स्पेशल मेमोरेंडम साइन किया है ताकि वो इन चीज़ों को बना सके। बाकी आपको बस जो मेन है पेपर 1 से रिलेटेड मैं बता देता हूँ कि अक्सर पूछा जाए फर्स्ट डेडिकेटेड क्वांटम एंड एआई यूनिवर्सिटी कैंपस कहाँ स्टैब्लिश किया गया है, तो दैट इज इन अमरावती, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसमें इतना याद रखना, बाकी सारी चीजें हैं वो मैंने आपका एक्स्ट्रा रिसर्च के लिए दी है। अगर आपके पास टाइम है तो देन यू कैन गो थ्रू दैम, है ना। फोकस अगेन किन किन चीज़ों पे है, क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, है ना। एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, HPC, सेमीकंडक्टर एंड डीप रिसर्च। अब ये जो हमने एक इंस्टीट्यूशन की बात करी है, ये क्या है, इट इज़ अ ऑटोनॉमस साइंटिफिक सोसाइटी अंडर दी मेटी। क्लियर, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बुक लिखी गई है ना, ये बुक लिखी गई है, इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन। तो ये बुक लिखी किसने है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। और क्यों न्यूज़ में है, जो क्योंकि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है CP राधाकृष्णन, ठीक है, उन्होंने इसको रिलीज किया है, इस बुक को टेबल किया है। ठीक है, तो ही रिलीज द कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन, ऑथर्ड बाय श्री विजय गोयल के द्वारा। तो श्री विजय गोयल ने ये किताब लिखी है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे प्रमोट किया गया है। तो यहाँ पर अगेन अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में हम जान लेते हैं। 10th इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, इन्होंने 3 टर्म, ठीक है, 3 बार ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 3 टाइम्स। एक बार तो ऐसा हुआ था कि सिर्फ लगभग आई थिंक 13 डेज के लिए बने थे, जहां तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। फाउंडिंग लीडर है बीजेपी पार्टी के लिए, भारत रत्न इन्हें मिल चुका है 2015 में, एंड इनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है 25 दिसंबर, और इसी दिन को हम गुड गवर्नेंस डे की तरह या सुशासन दिवस की तरह मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस। ओके, तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इस डे को कमेंसरेट करता है। ये डे कब मनाया जाता है आपका, 20 फरवरी को, और इस बार हमने इसे NLU दिल्ली में मनाया है। ओके, तो बस इतना आपको याद रखना है। इसकी जो थीम है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, मतलब इस पूरे जो है वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस, इसका फोकस किस पे रहता है, तो इट बेसिकली फोकसेस ऑन रीअफर्मिंग द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, डिग्निटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। और इस पूरे प्रोग्राम में हुआ क्या है, एक कलेक्टिव रीडिंग हुई है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैल्यूज ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं 20 जनवरी को ये मनाया जाता है, और इसको डिक्लेयर किया गया था UNGA द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2007। इसको पहले ऑब्जर्व किया गया था 2009 के अंदर, एंड ये प्रमोट करता है सोशल जस्टिस को, इक्वालिटी को, ह्यूमन राइट को, डिसेंट वर्क को, सोशल प्रोटेक्शन को। ओके, तो बस इतना आपको याद रखना है। और ये बाकी चीज़ें हैं, ये वैसे आपको पता होंगी,
ठीक है, ये आपका स्टैटिक का पार्ट है। स्टिल मैंने इसमें डाल दिया कि इट वुड हेल्प इन दिस स्मॉल रिवीजन। बाकी कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव है फॉर सोशल जस्टिस लाइक पीएम अजय, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, स्माइल स्कीम, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस, नमस्ते स्कीम, पीएम दक्ष स्कीम, स्कॉलरशिप फॉर एससी, ओबीसी, ईबीसी एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सुगम्य भारत अभियान। अगला आता है, इंडिया ने ज्वाइन किया है पैक्ट सिलिका, ठीक है। तो जो इंडियन एआई इम्पैक्ट समिट हुआ 2026 में, उसमें इंडिया ने फॉर्मली एक पैक्ट सिलिका इनिशिएटिव है उसको ज्वाइन कर लिया है। अब इसको एक मेजर स्टेप माना जा रहा है इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इन टर्म्स ऑफ एआई, क्योंकि ये जो पैक्ट सिलिका है ये वन ऑफ द लीडिंग बोल सकते हो आप, या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि सेमीकंडक्टर में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा इंडिया के लिए, एंड एआई में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि पैक्ट सिलिका क्या करता है, पूरा का पूरा जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर चेन है ना, उसको मतलब सुचारू रूप से चलाता है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू चिप डिजाइनिंग, ठीक है। चिप डिजाइन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया और एआई हार्डवेयर, इन सब चीज़ों में पैक्ट सिलिका बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। तो इंडिया इसको ज्वाइन करेगा तो ऑब्वियसली बात है जो भी एक्सपर्टीज होगी पैक्ट सिलिका की वो इंडिया के साथ भी शेयर करी जाएंगी, ठीक है। तो उसकी वजह से इंडिया को भी मदद मिलेगी, हमारा जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको बड़ा करने में। अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया क्या कर रहा है, मिशन सेमीकंडक्टर 2.0, ठीक है, इसको हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो पैक्ट सिलिका के बारे में आपको याद रखना है। ये पैक्ट सिलिका आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। पेपर 1 में तो यूज होगा, इसके साथ साथ आप पेपर 2 में इसे एज अ सजेशन के रूप में या एक बता सकते हैं कि एक इवेंट हुआ है तो उसके रूप में आप बता सकते हैं। कौन कौन से एरियाज हैं, तो सेमीकंडक्टर, चिप डिज़ाइन, एडवांस पैकेजिंग, एआई कंप्यूटिंग, क्रिटिकल मिनरल्स, टैलेंट डेवलपमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है और बाकी कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में आपको बता चुका हूँ, 2021 में अंडर सेमीकॉम इंडिया प्रोग्राम इसको लॉन्च किया गया था और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फोकस करी गई थी वो आप देख सकते हो। और कौन सी मिनिस्ट्री इसको टेक केयर करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड मेती, ठीक है। अगला आता है एपेडा। ये पहला ऐसा आपका फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ जियो टैग्ड सलेम सागो टू कनाडा, ठीक है। तो अपेडा ने क्या किया है, एक जीआई टैग्ड जो ऑलरेडी प्रोडक्ट है ना, सलेम सागो, उसको कनाडा पहुंचाने में मदद करी है। और ये जो सलेम सागो है ये कहाँ से है, ये तमिलनाडु से है, ठीक है। तमिलनाडु टू कनाडा इसको ले जाया गया है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो इट इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल शिपमेंट एक्सपोर्टेड डायरेक्टली टू द जीआई ऑथराइज्ड यूजर सागो सर्व since Salem Sago is GI tag since 2013, okay। सलेम सागो है क्या, सलेम सागो इज अ जीआई टैग्ड प्रोसेस्ड फूड ऑफ तमिलनाडु, है ना, मैन्युफैक्चर्ड बाय तपिकुआ। और सलेम इज रिगार्डेड एज द सागो कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यू टू इच वेल स्टेब्लिश सागो, ओके। बस इतनी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तमिलनाडु क्या है, तपिकुआ सागो यानी कि साबूदाना का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये याद रखना। एपेडे का मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले ही बता दी थी 1985 वगैरह वाली, तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगला आता है द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन एंड द लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु। अगेन जो आपके सीपी राधाकृष्णन है, उन्होंने एक और बुक रिलीज करी है जो कि लिखी गई है बाय डॉक्टर शशि थरूर, है ना। और यहाँ पर बात करी गई है श्री नारायण गुरु के बारे में, ठीक है। तो पूरी किताब का नाम है द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म। इससे पिछली मैंने आपको बताई कौन सी, अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन, वो किसके द्वारा लिखी गई थी और ये किसके द्वारा लिखी गई है, दोनों देख लेना, ओके। अब यहाँ पर आपको बात करनी है श्री नारायण गुरु के बारे में। इनकी जो टीचिंग्स है वो सोशल जस्टिस में भी आप पढ़ोगे, इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी के बारे में बात करते हैं। एंड ये आपका 1856 से लेके लगभग 1928 तक रहे। एंड ही वाज अ सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम केरला। इनकी टीचिंग क्या थी, सोशल इक्वालिटी के बारे में थी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में थी, ओके। सोशल इक्वालिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड,
है ना। इन्होंने फोकस किया था, मतलब अपोज किया था कास्ट हायरार्की को एंड अनटचेबिलिटी को, एंड देन ही एम्फसाइज्ड ऑन एजुकेशन एज फाउंडेशन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इनका एक फेमस स्लोगन की बात करूं मैं तो वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैनकाइंड, ठीक है। साथ साथ इन्होंने क्या बनाया था, SNDP योगम इन 1903, ये बनाया था इन्होंने, ओके। और ये कहाँ कहाँ चला था, मतलब यहाँ पर और भी लोग आए थे, तो दैट इज फ्रॉम मलयालम एंड संस्कृत, है ना। ये 1901 में था, ओके। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज योर बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है कैंपेन, है ना। ये किसका है, आपका स्किल इंडिया डिजिटल हब का ये एक कैंपेन है। और इसमें बेसिकली किस बारे में बात करी गई है, आपका ये जो बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है, ये एक अवेयरनेस कैंपेन है जिसमें कि बेसिकली जो रजिस्ट्रेशंस है इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट उनको बढ़ाने की बात करी गई है। और यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है फॉर स्किल इकोसिस्टम, जिसमें कि वो बहुत सारे लोगों को जोड़ेगी और जो जो उसमें लर्नर्स जुड़ेंगे उनको फिर प्रोवाइड करी जाएंगी टेक्निकल, जितनी भी एक्सपर्टीज हैं या टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग्स, वो सब यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएंगी। तो बेसिकली एक अवेयरनेस कैंपेन है कि भैया अगर आपको बढ़ना है ज़िंदगी में तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ओके। तो इस स्कीम का नाम याद रखना, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आता है। बाकी इस कैंपेन का मेन फोकस यही है कि भैया आप स्किल डेवलप करो, क्योंकि स्किल डेवलप करोगे तो आप ऑब्वियसली बात है इंडियन इकोनॉमी में सपोर्ट करोगे, एंड देन जो हमारा विजन है फॉर विकसित भारत @2047 वो यहाँ पर पूरा हो पाएगा, ओके। तो दैट इज कॉल्ड स्किल इंडिया डिजिटल हब, ओके। तो बस इतना ध्यान रखना है। इस SIDH में कौन कौन आ सकता है, तो लर्नर्स आ सकते हैं, एम्प्लॉयर्स आ सकते हैं, स्किल ट्रेनर आ सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स, ठीक है। फिर आता है आपका बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग फीचर्स हैं, PMKY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, जॉब एक्सचेंज है, डिजिटल CV एंड रेज्यूमे क्रिएशन करना सिखाना, मास्टर क्लासेस देना बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, सेल्फ असेसमेंट एंड एप्टीट्यूड टूल्स आप देखेंगे, अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बहुत सारी मिलेंगी। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट दिल्ली मेट्रो नमो भारत कॉरिडोर, इंडियाज फर्स्ट नमो भारत RRTS, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, आपने देखा होगा, आप में से बहुत से लोग दिल्ली मेट्रो से तो अवगत होंगे ही, है ना। तो दिल्ली में मेट्रो चलती है, अब दिल्ली मेट्रो का ही एक एक्सटेंशन जोड़ा जा रहा है जो किधर की तरफ जा रहा है, मेरठ तक जुड़ेगा, ठीक है। और उसको बोला जाता है RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो उसी में जो पहला कॉरिडोर यहाँ पर आपका इनॉग्रेट किया गया है दैट इज कॉल्ड नमो भारत RRTS, जो कि लगभग कहाँ तक है, दिल्ली से लेके मेरठ तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ओके। और इसको इनॉग्रेट किया गया है। अब बेसिकली यहाँ पर जब भी ऐसी कोई चीज होती है तो आपको 2-3 यहाँ पे शब्द याद रखने हैं। सबसे पहला तो ये किस चीज के काम आ रहा है, दिस हेल्प इन कनेक्टिविटी, ये किस चीज को बढ़ाएगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो सबसे पहले तो ये है, तो सेफ फास्ट एनर्जी एफिशिएंट एनवायरमेंटल स्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक कंजेशन है वो कम हो जाएगा। अब अगर किसी व्यक्ति को मेरठ से दिल्ली आना है तो उसको बस से आने की जरूरत नहीं है, वो सीधा RRTS को पकड़े और सीधा दिल्ली आ जाए, ओके। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये आपको पूरे के पूरे। और एक बार आप दिल्ली आ गए तो मेट्रो से तो पूरा दिल्ली NCR आप घूम ही सकते हो, तो यही आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो दिल्ली मेरठ RRTS लगभग 82 किलोमीटर का है, और ये दिल्ली गाजियाबाद मुरादनगर मोदीनगर एंड मेरठ तक आपका बना हुआ है। तो ट्रेवल टाइम अराउंड 50 to 60 मिनट आपका है बिटवीन दिल्ली टू मेरठ, ओके। और यही क्या बना देगा, इंडिया की पहली ऐसी सिटी, मेरठ विल बिकम द इंडियाज फर्स्ट सिटी वेयर मेट्रो एंड RRTS सर्विस हैव कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे मेट्रो भी है एंड RRTS सर्विस भी है। नेक्स्ट आता है 30th दिव्य कला मेला, है ना। तो बेसिकली ये जो दिव्य कला मेला है ये कहाँ हुआ है, ये रेंजर्स ग्राउंड देहरादून में हुआ है। और ये किस चीज के लिए हुआ है, टू शोकेस द टैलेंट ऑफ दिव्यांगजन, है ना। दिव्यांगजन कौन होते हैं, द पर्सन विद डिसेबिलिटी। और इसको ऑर्गेनाइज ही किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो उनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये जो 30th दिव्य कला मेला है, ये यहाँ पर बेसिकली जितने भी आपके ऐसे लोग हैं जो दिव्यांगजन है वो अपनी आके यहाँ पे कला प्रदर्शित करते हैं।
ओके, इट इज़ अ नेशनल एग्जीबिशन कम फेयर है, यहाँ पर सभी लोग अपना कल्चरल परफॉर्मेंस, उनके द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट, कोई भी चीज़ जो उनको लगता है उनका टैलेंट है वो आपके यहाँ के शोकेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है दैट इज INS सुदर्शनी, हिस्टोरिक पोर्ट कोल एट साफगा इजिप्ट ड्यूरिंग लोकायन 26। तो सबसे पहले समझते हैं, तो ये जो INS सुदर्शनी है, ठीक है, ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो गया कि ये लोकायन डिप्लॉयमेंट में गया हुआ था, और वहाँ पर जो इजिप्ट का एक पोर्ट है साफगा, वहाँ पर इन्होंने एक हिस्टोरिक पोर्ट कॉल करके दिखाया है। ओके, तो यहाँ पर INS सुदर्शनी अराइव्ड एट साफगा पोर्ट इजिप्ट ऑन 21 जनवरी 2026। तो बस यहाँ पर दो तीन चीज़ें ही हैं। पहला तो साफगा पोर्ट कहाँ है, इजिप्ट में है। लोकायन 26 में कौन गया, INS सुदर्शनी गया, ये इंपॉर्टेंट है। एंड ये रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट एवर पोर्ट कॉल बाय INS सुदर्शनी एट साफगा। ओके, और ये शो करती है इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो मैरिटाइम रिलेशन है वो बढ़ रहे हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो लोकायन 26 क्या है, लोकायन 26 इज द इंडियाज नेवी लॉन्ग रेंज ओवरसीज सेल ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट, जिसमें कि जो इंडियन नेवी की शिप्स है उन्हें बहुत दूर दूर भेजा जाता है ताकि वो सेल ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट अपनी कर सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। INS सुदर्शनी की बात करूँ तो सेल ट्रेनिंग शिप है, ये 2012 में कमीशन हुआ था एंड इसको बनाया गया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। इसको मतलब इसका जो नेम पड़ा है वो रखा गया है सुदर्शनी, अ लेजेंडरी वेसल मेंशन्ड इन एंशिएंट इंडियन मैरीटाइम ट्रेडिशन। ठीक है, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं साफगा पोर्ट की। तो साफगा पोर्ट क्या है, रेड सी कोस्ट ऑफ इजिप्ट के पास पाया जाता है और ये सुएज कैनाल से बहुत ही क्लोज है। नेक्स्ट इनिशिएटिव की अगर मैं बात करूँ तो इट वाज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, है ना, उन्होंने लॉन्च किया है या ऑर्गेनाइज किया है हिम कनेक्ट, है ना, ऑन द साइडलाइंस ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है। अब इस इनिशिएटिव का बेसिकली काम क्या है, तो हिमालयन रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स वो क्या करना चाहते हैं कि जो साइंटिफिक रिसर्च है उसको और स्केलेबल किस तरीके से बनाया जाए उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे। तो उसी के लिए ये आपका हिम कनेक्ट यहाँ पर करवाया गया है। इसमें ज़्यादा और कुछ है नहीं, तो बेसिकली जितने भी लोग हैं उन्होंने आपस में आके बातचीत करी है कि भैया किस तरीके से हम हिमालयास जो रीजन है उसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, वहाँ पर हम क्या क्या टेक्नोलॉजीज ला सकते हैं, कौन कौन से पायलट डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, जिससे कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ और किस तरीके से हिमालय में क्या क्या चीज़ें हैं जिनको कमर्शलाइज किया जा सके। ओके, तो जो साइंटिफिक रिसर्च है वो किस तरीके से हो, और इसका फोकस एरिया बेसिकली यही है कि भैया क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, ग्लेशियर, बायोडाइवर्सिटी, वाटर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल माउंटेन एग्रीकल्चर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब के बारे में बात करी गई है। इंडियन हिमालयन रीजन की बात करूँ तो ये लगभग भारत के 13 राज्यों में फैला हुआ है और उन 13 के 13 को आप यहाँ पे देख सकते हैं। 16% हमारा जोग्राफिकल एरिया लेता है, लगभग 50 मिलियन के लगभग लोग यहाँ पे रहते हैं, और 3 मेन रिवर सिस्टम इससे फ्लो करती है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, एंड इट इज़ वेरी इकोलॉजिकली फर्टाइल, वो तो आपको पता ही है ना। अगर मैं अर्थक्वेक की बात करूँ तो जोन 4 एंड जोन 5 में आता है ये। बाकी यहाँ पर आप देखोगे कि बार बार बहुत सारे इंसिडेंट होते ही रहते हैं। फिर कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है रिगार्डिंग हिमालय। तो पहला है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। मिस्टी आप याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मिस्टी इज फॉर मैनग्रोव्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एंड नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज कि JNK ने पहली बार रणजी ट्रॉफी टाइटल को जीता है, एंड दैट इज अ हिस्टोरिक इवेंट, क्योंकि अभी तक JNK कभी इस टाइटल को कभी जीती ही नहीं थी, है ना। तो उन्होंने पहली बार जीता है और 19वीं टीम बनी है जिन्होंने एटलीस्ट एक बार तो टाइटल जीता है। ओके, तो JNK ने इस बार के सीजन में अपना क्या बना लिया, रिकॉर्ड बना लिया। आफ्टर 67 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस पार्टिसिपेशन ये इस चीज को जीत पाए, है ना। और इन्होंने किसको हराया, 8 टाइम चैंपियन कर्नाटका को हराया, ठीक है, एंड विद 291 फर्स्ट इनिंग लीड के हिसाब से हराया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें स्टैंड आउट परफॉर्मर कौन बने हैं, आकिब नबी, है ना। पारस डोगरा कैप्टन ऑफ JNK बिकम द फर्स्ट कैप्टन टू लीड अ टीम इन द रणजी टाइटल।
तो ये आपको ध्यान रखना है। आकिब नबी एक स्टैंड आउट परफॉर्मर बने हैं। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो ये इंडिया में सबसे प्रीमियर डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज करी जाती है बीसीसीआई के द्वारा। सबसे पहले ये 1934 में ऑर्गेनाइज हुई थी, ओके। एंड इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है कुमार श्री रंजीत सिंह, KS रंजीत सिंह, द लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर, जिन्होंने इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कराया है, ठीक है। और फर्स्ट क्लास फॉर्मेट है ये हमारा इंडिया का। तो ये जो एडिशन था 91st एडिशन था। बाकी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे टेबल में भी लिख दी हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर इसमें कुछ बचा नहीं है। बीसीसीआई के बारे में देखना है तो देख सकते हैं, है ना। बीसीसीआई 1928 में बनाया गया था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और कौन कौन से कप कराता है, और ये सारे के सारे कप जो हैं दैट इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट। तो रणजी, दिलीप ट्रॉफी, रानी कप, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली एंड IPL। आप इसमें से बस एक चीज़ कर सकते हैं, यू कैन फिल्टर आउट भैया कौन कौन से आपके टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड है ना, यानी कि 4 डे फॉर्मेट में है, एंड कौन कौन आपके T20 है। एंड ये हमारी सेकंड लास्ट न्यूज़ है। आई नो बहुत देर हो गई है, मैंने बोला भी था कि जस्ट हम ऊपर से गो थ्रू करेंगे, बट स्टिल कुछ चीज़ें तो बेटा समझानी होती है। तो अब सेकंड लास्ट न्यूज़ है, इसलिए थोड़ा अच्छे से समझना और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो हमारा बेस ईयर कैलकुलेशन होता है GDP का, उस बेस ईयर को चेंज कर दिया है विद 2022 एंड 23। आप सबको पता होगा कि कुछ साल पहले तक हमारा जो बेस ईयर हुआ करता था दैट इज़ 2011 एंड 12। अब इस बार जो मॉस्पी है उन्होंने एक न्यू सीरीज ऑफ एनुअल एंड क्वार्टरली नेशनल अकाउंट एस्टिमेट निकाला है, जिसमें कि जो नया बेस ईयर लिया गया है दैट इज 2022 एंड 2023, इस वाले ईयर को लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहली तो चीज़ यही है। तो ये जो न्यू बेस ईयर है, अब इसकी वजह से जो पूरा का पूरा हमारा डेटा सेट है, ठीक है, पूरी की पूरी जो हमारी मेथड्स हैं वो सब चेंज हो जाएंगे। और आप देखोगे कि इस बार अगर नए बेस ईयर के हिसाब से लगाएंगे तो बहुत सारे आपको चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ओके। और बेस ईयर चेंज होने से ना होता क्या है कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं, कुछ कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न चेंज हो जाते हैं। और फिर आप देखोगे कि जो इकोनॉमी है वो भी एक सर्टेन वे में बिहेव करती है ना। ज़रूरी नहीं जैसे हम 2011-12 में हमारी इकोनॉमी थी वैसे ही 2022-23 में रही हो। तो 2022-23 में की जो सीरीज है उसको अडॉप्ट करने से क्या होगा, अब हमारे पास लेटेस्ट इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज का डेटा होगा। दूसरा, हमारे पास डिजिटल इकोनॉमी का डेटा होगा, एमर्जिंग इंडस्ट्रीज का डेटा होगा, और उसके साथ साथ जितने भी हमारे इनफॉर्मल सेक्टर है उनका एक इम्प्रूव्ड एस्टिमेशन होगा। और कुछ हमने नए पोर्टल बनाए लाइक GST, है ना, MCA 21, ई श्रम, ठीक है। तो इन सब को भी हम अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर कौन कौन सी 3 अप्रोचेज है जिनसे हम निकालते हैं। तो सबसे पहला होता है प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम GVA मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ये किसके लिए है, GDP कैलकुलेशन के लिए। दूसरा आता है हमारा इनकम मेथड, तीसरा आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, ओके। और अगर आप देखोगे तो एक सिंपल सी फॉर्मूला होता है GDP का, दैट इज C प्लस I प्लस G प्लस N माइनस X, ठीक है। कंजप्शन, प्राइवेट कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट इंपोर्ट या नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। बेस ईयर क्या होता है, जिस ईयर के रेफरेंस में हम पूरी GDP कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो प्रीवियस GDP बेस ईयर क्या क्या है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी तक लगभग दिस इज द 9th टाइम जब इसको रिवाइज किया गया है, ओके। और ये करता कौन है, ये मॉस्पी ही करता है। एंड लास्ट न्यूज इज नेशनल साइंस डे, ओके। ये जो नेशनल साइंस डे है ये मनाया कब जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी। और किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जो हमारे CV रमन साहब थे उनको नोबेल प्राइज मिला था इस दिन। एंड CV रमन साहब ने क्या खोजा था, रमन इफेक्ट को यहाँ पर खोजा था, दैट्स वाई उनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1930 में, है ना। चलो एक सवाल पूछता हूँ, वॉज ही द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज, आप लोग ये बताना मेरे को, है ना। और अगर ये नहीं थे तो कौन थे और उनको किस चीज में मिला था। और वॉज ही द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन द फील्ड स्पेसिफिक टू साइंस, तो ये भी बताना, इन दोनों स्टेटमेंट का आंसर बताना।
ओके, तो नेशनल साइंस डे मैंने बता दिया क्यों इसको इतना रिगार्ड किया जाता है। सो ये जो डिस्कवरी था रमन इफेक्ट की, इसने इंडियन साइंस को ग्लोबल मैप में पूरा अच्छे से बता दिया था कि इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री जो साइंटिफिक अचीवमेंट्स में आगे आ सकती है। एंड गवर्नमेंट तो चाहती ही है कि भैया हमारे जितने भी यंग साइंटिस्ट हैं, इनोवेटर्स हैं, स्टार्टअप क्या बोल सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सब आगे आए और इसी तरह की नई नई चीज़ों को खोजें, जिससे कि जो साइंस एंड टेक है वो अलग अलग सेक्टर में अच्छा कर सके, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी है, चाहे एग्रीकल्चर हो, इन सब चीज़ों में अच्छा करने को प्रमोट किया जा सके। बस इतना याद रखना है नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। रमन इफेक्ट क्या होता है? तो रमन इफेक्ट रिफ्लेक्ट टू द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हेन इट इज स्कैटर्ड बाय द मॉलिक्यूल आफ्टर इंटरेक्टिंग विद मैटर, है ना। तो अगर मान के चलो यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स है और मैंने एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को यहाँ पर इस पे एमिट किया है, तो ये जो पार्टिकल है इससे इंटरेक्ट करने के बाद जैसे अब ये इधर डाइवर्ट होगी, तो द चेंज मतलब पहले इसकी जो वेवलेंथ थी वो क्या थी एंड नाउ इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है। तो दिस इज वेवलेंथ 1 एंड दिस इज वेवलेंथ 2। तो जो चेंज हुआ है इसी को बोला जाता है रमन इफेक्ट। और ये जो यही काम आता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ओके, केमिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल रिसर्च, बहुत सारी जगहों पे काम आता है। तो सीवी रमन जो है वो तमिलनाडु में बॉर्न हुए थे 7 नवंबर को 1930 में। इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था एंड ही वाज द फर्स्ट एशियन साइंटिस्ट एट दैट टाइम। इससे पहले किसी एशियन को भी नोबेल प्राइज नहीं मिला था, ओके, टू रिसीव अ नोबेल प्राइज इन साइंस। इनको लेटर ऑन हमने भारत रत्न भी दिया है इन 1954 और इन्हीं के नाम पे हमने RRI रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु को स्टैब्लिश किया गया है। ओके, इम्पोर्टेंस जो है वो मैं बता ही चुका हूँ, है ना, आप देख सकते हैं खुद। और मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है? अनुसंधान, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल क्वांटम मिशन, इंडिया AI मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इंस्पायर प्रोग्राम। इंस्पायर को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान ज्योति, विज्ञान ज्योति अगेन फॉर विमेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। PM रिसर्च फेलोशिप, स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना। आप यहाँ पे देखोगे इसरो, गगनयान, चंद्रयान L1। और अच्छा, चंद्रयान से याद आया मुझे, हम चांद पे जो चंद्रयान 3 है वो जिस स्पॉट पे लैंड किया था उस स्पॉट का नेम क्या है? सबसे पहली तो चीज ये। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बता दूं जो इसी से रिलेटेड है, दैट इज नेशनल स्पेस डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है? व्हेन एंड व्हाई? देखो, अगर आप इस इतने एंड तक आ गए हो तो एटलीस्ट एक कमेंट तो करके जा ही सकते हो, है ना। एंड ये एट द एंड साइंटिफिक टेम्पर कहाँ पे हमें डेवलप करने की बात करी गई। सो विद दिस, है ना, हमने अपना जो PIB है उसको कवर कर लिया है। एंड अगेन मैं आपको एक और चीज़ बोल रहा हूँ लास्ट में कि भाई देखो, मैंने आपको अभी तक जितना भी PIB कराया उसमें मैंने आपको एक ही चीज़ समझाई कि भाई सिर्फ ये पढ़ना प्रॉपर नहीं है, ये भी साथ में पढ़ना। एंड अगेन जाते जाते आपको बता देता हूँ कि अगर आप को ये जानना है कि भैया कहाँ पे PDF मिलेगा, तो हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप इसके साथ गो थ्रू करना। एंड देखो, 100% श्योरिटी से तो मैं नहीं कह सकता, एंड नो बडी कैन से दिस। अगर कोई कह भी रहा है ना तो बेटा वो आपका बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि इट इज़ अबाउट UPSC, वो क्या पूछता है ना। बट हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ, इफ़ UPSC हैव फॉलोड द कन्वेंशनल लाइन जो वो यूजुअली फॉलो करता है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको दर दर भटकना पड़ेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पे, है ना। मैंने आपको बोला है कि दिस इज द सिंगल सोर्स जिस पे बहुत सारे लोग रिलाय करते हैं। इवेंचुअली UPSC में भी आप देखोगे, जैसे लास्ट मैंने आपको बताया था 12 क्वेश्चन आपके यहाँ से आए थे। तो दैट्स वाई PIB इज दैट इम्पॉर्टेंट। एंड अगेन एट लास्ट मैं आपको यही बोलूँगा कि बस अच्छे से पढ़ते रहो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, है ना, फील फ्री टू आस्क। टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट करना है, टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट करो। आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके कनेक्ट करना है, वहाँ से कमेंट बॉक्स में जाके आप कनेक्ट करो। बट एटलीस्ट बताओ, आपको जो भी ज़रूरत है अभी लास्ट टाइम पे, थोड़ा ही टाइम बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है आप बताओ, आपको वो चीज़ प्रोवाइड करी जाएगी। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि दैट यू आर अलोन इन दिस फाइट।
वी आर विद यू, है ना, शोल्डर टू शोल्डर हम आपके साथ खड़े हैं। कोई भी दिक्कत है तुम्हारे भाई लोग खड़े हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड जल्दी ही लेके आऊँगा आपका जो अगले मंथ की जो वीडियो है ना, उसको बहुत जल्दी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए।